चलो, तो अभी मैंने कहा था आपसे कि फ्रिक्शन के ऊपर बस अब क्वेश्चंस देखने होंगे। बेसिक फ्रिक्शन का हो चुका था, अभिषेक जी आई थिंक आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी प्रीवियस कॉलेज टाइम के नॉलेज होगी उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था मैंने पहले कल समझा दिया था क्वेश्चन कैसे लगाना है फ्रिक्शन का, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको भी उसी सेंस में लगाइएगा जैसे हमने कल किया था। ठीक है, तो बोले चलो फिर स्टार्ट करो। ए ब्लॉक ऑफ हाँ फर्स्ट है a block of weight a block of weight 20 newton, a block of weight 20 newton capped on rough surface, हाँ a block of weight 20 newton capped on a rough surface whose whose mu s equal to 0.4, whose mu s equal to 0.4, हाँ म्यू ठीक है, म्यू ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.4 एंड म्यू के इक्वल टू 0.2 एंड म्यू के इक्वल टू 0.2, म्यू के इक्वल टू 0.2। ऑब्वियस है कल के जैसा ही तो नहीं देने वाला, उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, तो म्यू के इक्वल टू 0.2। ठीक है, फुल स्टॉप। ए फोर्स P applied on it, a force P applied on it, P applied on it, full stop. Find value of friction, find value of friction, find value of friction and nature of friction, find value of friction and nature of friction and acceleration of the block, and acceleration of the block for different value of P, and acceleration of the block for different value of P. Take G equal to 10, take G equal to 10, ठीक है, टेक जी इक्वल टू 10। अब क्या करना है, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट में P इक्वल टू 0 न्यूटन, मतलब आपने पहले लेना है 0 न्यूटन, तब बताना है फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कीजिएगा P इक्वल टू 3 न्यूटन, फर्स्ट में लिखो P इक्वल टू 0 न्यूटन, सेकंड में लिखो P इक्वल टू 3 न्यूटन, थर्ड में लिखो P इक्वल टू 8 न्यूटन एंड फोर्थ में लिखो P इक्वल टू 10 न्यूटन, P इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, फिगर ये है, फिगर है आपके पास ये, ठीक है, ये इससे टच है ना, और यहाँ लग रहा है ऐसे P, ये ऑब्वियस है ये लग रहा होगा N, और ये होगा यहाँ पर W 20 न्यूटन। ठीक है, हाँ N भी 20 न्यूटन। ठीक है, N पूछ रखा है, P के बेसिस पर फ्रिक्शन फोर्स, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन एंड नेचर ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, ये बताना, हाँ ये N थोड़ी होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, एन थोड़ी है, ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी। ठीक है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक बार P इक्वल टू 0 पर बताओ क्या होगा मेरा, P इक्वल टू 0 पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, FF कितना होगा, P इक्वल टू 0 पर FF कितना होगा, फील करके बताओ, और म्यू एस म्यू के भी समझ जाओगे, धीरे धीरे समझो और बताओ क्या। सबसे पहले W क्या है, 20 न्यूटन है, इसका और इसका सरफेस का और इसका जो बीच में इंटरलॉकिंग ये हो रही है वो क्या दे रहा है, म्यू, और म्यू मेरा एस है या फिर म्यू मेरा के है। अब ये म्यू के और म्यू एस क्या है, कल समझाया था, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है मेरे पास काइनेटिक। बहुत बढ़िया, एक है काइनेटिक के लिए कोफिशिएंट, एक है स्टैटिक के लिए कोफिशिएंट, है ना। ग्राफ भी कल बताया था आपको, ग्राफ क्या था, ये था। ठीक है, आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना, मेन चीज आपके लिए क्या होना चाहिए, जो मेरे पास म्यू एस है वो मेरे लिए क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद है जो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था वो सीधा निकाला था म्यू इंटू एन, याद आ रहा है, म्यू इंटू एन क्या था मेरे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये म्यू एन था। ठीक है, तो दिस इज दी एफ एस, सॉरी एफ एस। ठीक है, और ये क्या था, एफ के, काइनेटिक के सेंस में। काइनेटिक के सेंस में क्या था ये, म्यू के, यहां पर हो जाएगा म्यू के।
ठीक है, यहाँ पर म्यू जो मल्टीप्लाई होगा वो म्यू के वाला मल्टीप्लाई होगा, काइनेटिक वाला। मैंने कल बोला था ना कि जब मोशन में आ जाता है तो जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी पहले क्या करोगे आप, पहले ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकाल लो, कितने हो गए भाई। एफ मेरा स्टैटिक में कितना है, लिमिटिंग कितना है स्टैटिक में, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है यहाँ पर, कितना मैक्सिमम इन स्टैटिक केस कितना जनरेट हो सकता है। अभी पी की वैल्यू भूल जाओ, कितना जनरेट हो सकता है यहाँ पर, मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है। मैंने अभी बोला कि पी की वैल्यू अभी नहीं दे रखी है, आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना इसमें फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है। 0.4, अरे एन होता है भाई, फॉर्मूला ही भूल गए हो। एफ क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू पी पढ़ा है क्या कभी, म्यू इंटू एन। कहने में वो लिखने में बहुत अंतर हो गया। ठीक है, तो म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन क्या है। अभी मैंने आपसे क्या पूछा, अगर मैं स्टैटिक सेंस की बात करता हूं, स्टैटिक सेंस में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आ सकता है इस पर, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन का मतलब क्या हो गया, एफ इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है 20, सो 20 रख दूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 8 न्यूटन। ये क्या है मेरा एफ स्टैटिक केस में, एफ स्टैटिक केस में। अब ये बताइएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, जो वर्ड बोल रहा हूं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इन मोशन, जब मोशन लगता है तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कल समझाया था, मोशन लग रहा है तब भी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट वो फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा जब वो मोशन वाली कंडीशन में पहुंच चुका हो। ठीक है, तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा मेरा म्यू, यहां था म्यू एस इंटू एन, यहां होगा म्यू के इंटू एन। ठीक है, काइनेटिक वाला फ्रिक्शन, काइनेटिक वाला फ्रिक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ऊपर जाने के बाद म्यू के हमारा कम हो गया, म्यू हमारा कम हो गया, कॉन्टेक्ट हमारा कम हो गया, तो म्यू के इंटू एन, तो म्यू के हमारा कितना है 0.2 इंटू एन, एन की वैल्यू है 20, सो आंसर कितना हो गया 4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन। अभी इन दोनों को, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग सोचिएगा। एक स्टेटमेंट क्या है, जब हम स्टैटिक कंडीशन में इस बॉडी के और इस सरफेस की स्टडी कर रहे थे तो मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन वाला इसमें जनरेट हो सकता है वो है हमारा 8 न्यूटन। जबकि अगर ये मोशन में चलने लग गया, सेम सरफेस सेम बॉडी अगर मोशन में हो गई तो रिलेटिव मोशन आ गया, तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है प्रोड्यूस, 4 न्यूटन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें फील हो गई अलग अलग एकदम। एक तो है अगर ये रुका रहे इसके ऊपर, कहां गया भाई रिमोट, अगर ये इसके ऊपर रुका रहे, ठीक है, ये सरफेस है इसके ऊपर ये रुका हुआ है, तो आप कितना फोर्स इस पर मैक्सिमम लगा सकते हो इसे चलाने के लिए, कितना फोर्स लगाओ चलाने के लिए, 8 न्यूटन 4 न्यूटन चलाने के लिए। पहले वर्डिंग 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 सुनो, वर्डिंग चलाने के लिए, लिए फिर से भूल गए, देखो क्या करते, क्या ग्राफ भूल गए हो क्या, पहले स्टैटिक से डायनेमिक में जाता है या पहले ही डायनेमिक में होता है, ये स्टैटिक से डायनेमिक में जाता है तो पहले आपको इसे चलाना पड़ेगा या पहले से चला हुआ है, कितना लगाओगे फिर चलाने के लिए, मैक्सिमम फोर्स कितना लगाओगे 8, 4 क्यों कह रहे थे अभी, मेरे को लगा सर 4 है, ये लगा वाली बातें कब हटेंगी ये बताओ पहले, ठीक है। मतलब अपने अपने अपने, ये ऐसे नहीं होता है राज भाई, ये ऐसे नहीं होता। ये 4 न्यूटन मैंने इसलिए बोला कि बार बार जब मैं बोल रहा हूँ ना मोशन के लिए, तो मोशन पर ही जा रहे होंगे, आपका माइंड ना कहाँ भागता है पता है, जो मैं वर्ड बोलता हूँ ना वो आप इस पर ढूंढ रहे होते हो, कभी ये नहीं सोच रहे हो तो मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ इसको चलाने के लिए, तो अभी तो स्टैटिक है ना, अभी तो स्टैटिक है ना, आपको स्टैटिक से शुरुआत करनी है, आपको स्टैटिक से शुरुआत करनी है। चलाने के लिए कितना फोर्स 0 नहीं लगेगा, 1 न्यूटन नहीं चलेगा, 2 न्यूटन नहीं चलेगा, कहां चल रहा है ये 8 पर चल रहा है, जब मैं 8 पर पहुंचता हूं तब ये चलता है, इसका मतलब स्टैटिक तक ये वाला काम करेगा। बट जैसे ये इस पर चलने लग गया तो मैंने क्या बोला था कि ये डाउन होता है, ये डाउन होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है फिर डाउन, ये वाला जो चीज समझाया था कल। तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन हो रहा है, तो अब कितना फोर्स इस पर लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा हमें, जब ये चल गया, जब ये चल दिया है ना, तो जब चल दिया तो अब फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ 4 न्यूटन लग रहा है अपोज में, 4 न्यूटन, काम खत्म, चल रहा है 4 न्यूटन पीछे लग रहा है बस, है ना। हमेशा लगेगा, बिल्कुल हमेशा लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है कॉन्टेक्ट में है, चलते जा रहे हैं 4 न्यूटन लगता जा रहा है पीछे पीछे पीछे, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यही सेंस था हमारा जो हमने यहाँ पर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं,
पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था, अब क्वेश्चन करो क्या कि अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 0 लगाया, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 0 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा? अगर कल की क्लास समझे होंगे तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अप्लाइड फोर्स 0 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अगर मैं अप्लाइड फोर्स 0 लगाता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0 होगा, 8 न्यूटन। अगर 0.4 लगा रहे तो होगा, 0.2 लगा रहे तो होगा, 0 लगा रहे सर 0 ही होगा। कितना होगा? 0 होगा, 0 8 8 बोलो बोलो। 0 0 0 4 8। अरे भाई मैंने यही तो बोला, अच्छा लगा मैंने, मेजोरिटी का आंसर 0 था। मेजोरिटी आप में 6 में से मेजोरिटी क्या 4 0 थी, ठीक है। देखो क्या हुआ, मैंने जब कल बोला आपसे कि जब चीज रुकी हुई है तो क्या उसके अपने पैर लगे हुए हैं, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स से चलेगी? फील तो करो, क्या आपके उसके पैर लगे हुए हैं, फ्रिक्शन फोर्स से भागेगी पीछे की ओर? होता है क्या कभी ऐसा? होता है ऐसा? नहीं होता है तो फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर 8 न्यूटन से लग रहा होगा जब इस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो? अच्छा अपनी क्या है उसकी फ्रिक्शन फोर्स है? मैंने तो खींचा ही नहीं ना, P0 है ना भाई। आज तक कहाँ सो रहे हो, हैं कहाँ सो रहे हो, ये तो बताओ। फोर्स जब मैंने लगाया नहीं तो फिर ये भागेगा कहाँ से, पीछे भाग रहा है। पानी बिल्कुल मिलेगा, पानी बिल्कुल मिलेगा, इसमें पूल कर लो, ठीक है, पानी बिल्कुल मिलेगा। अब ये बताओ, जब इस पर फोर्स ही नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब कितना? 0, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स 0। ये कब की कंडीशन है? अब धीरे धीरे इसी क्वेश्चन से तो आप सीखोगे कि पहले जब मैंने P0 लगाया तो क्या है? 0। अब सेकेंडली क्या है? P की वैल्यू क्या हो गई? P की वैल्यू मैंने बताया 3 न्यूटन। चलो भाई 3 न्यूटन लगाओ, अब बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अब कितना होगा? 8 2 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन। मैंने क्या बोला, FF, ये इस पर डिपेंड करता है क्या? म्यू इंटू पी होता है क्या? आप ये क्यों गलती कर रहे हो? आप म्यू की मल्टीप्लाई इससे करते हो क्या? ये फॉर्मूला क्या बताया था, कल समझाया था आपको। फॉर्मूला क्या होता है? tan लैम्डा म्यू इंटू पी, सॉरी म्यू इंटू एन। देखो आपके साथ साथ मैं भी बोलने लग गया, म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू इंटू डब्ल्यू आया था ना, एन आया था ना, ठीक है। हाँ तो बोलो फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन। हाँ जैसे इसमें एक्सेलरेशन भी बताना था, एक्सेलरेशन कितना इस वाले में? पहले वाले में 0, ये चल ही नहीं रहा। दूसरे वाले में FF कितना है, अब बताओ। FF अंकुश बताइए, FF कितना इस वाले में? 3 न्यूटन वाले में 3। अभिषेक 3 राज जल्दी बोलो कितना? 2 इस वाले में बोलो इस वाले में 3 न्यूटन वाले में जब P 3 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स, यही तो फंस रहे हो। अरे भाई एक बात बताओ, आपने पहले ही ये चीज निकाल ली है ना, तो म्यू इंटू 3 कर रहे हो क्या? ये बताओ मुझे, क्या यहाँ पर 0.4 इंटू 3 करके सोच रहे हो क्या? ठीक है, क्योंकि ये चीज हमारी n होती है, रिएक्शन होती है। रिएक्शन मतलब जो वेट लग रहा था, वेट तो अभी भी बॉडी वही है ना, बॉडी तो वही है ना। 8 न्यूटन फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो अभी भी क्या रहेगा? 3, ठीक है। क्योंकि जितना आपने इस पर फोर्स लगाई, चल रही है क्या? नहीं चल रही। 3 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन का ही अपोज हो रहा है, चल नहीं रही है। 3 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन का अपोज हो रहा है, चल नहीं रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 3 न्यूटन, एंड एक्सीलरेशन क्या है? 0, क्योंकि मोशन में नहीं है। सेकंड केस कंप्लीट हो गया। थर्ड, ठीक है, थर्ड में क्या होगा? P इक्वल टू है 5, कितना? 8 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना? गजब हो यार, गजब हो भाई। मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0 कैसे हो जाएगा जब फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है? 0 सिर्फ तब होगा जब कुछ लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स 8, राज कुछ तो बोलोगे? फ्रिक्शन फोर्स 8 और एक्सीलरेशन 0 कल की क्लास अच्छा है ना। फ्रिक्शन फोर्स 8 और एक्सीलरेशन 0। फ्रिक्शन फोर्स 8 या 0? 8, ओके। फ्रिक्शन फोर्स 8 लगेगा सर, क्योंकि हम 8 तो लगा रहे, क्या बोलते हैं,
स्टैटिक हम धीरे धीरे स्टार्ट किया ना हमने, यहाँ से वहां तक पहुंचाना। तो 8 न्यूटन तक जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो अभी क्या है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इसके वेट। फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, कल भी समझाया था। फ्रिक्शन किसकी वजह से, वेट जो आ गया, ये नहीं अप्लाइड फोर्स, वेट जो आ गया। वेट का मतलब क्या है, अगर फोर्स कैसी, फोर्स अगर हमने ऐसे लगाई ना तो फिर हाँ उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। बट हमने फोर्स कौन सी लगा रखी है, ऐसी है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन नॉर्मल में है क्या, नहीं है। अगर नॉर्मल में नहीं है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेट की वजह से लग रहा है। तो पहले से ही हमने लिमिटिंग वैल्यूज निकाल ली। लिमिटिंग वैल्यूज क्या है, 8 न्यूटन है, किसमें, स्टैटिक सेंस में। तो आपको कम से कम 8 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मोशन में आने की कंडीशन में आएगा। ठीक है, मोशन में आने की कंडीशन में आएगा। वो वर्ड लिमिट है, वो लिमिट है, अभी मोशन में आया नहीं है, आया नहीं है अभी, वो लिमिट है कि मोशन में आने की कंडीशन में। तो अगर यहाँ एफ की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये फिर से 8 न्यूटन आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी अब। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो अभी भी क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी फोर्स अभी नेट फोर्स नहीं है। अगर नेट फोर्स होगी तभी तो डायनामिक आएगा, और डायनामिक आएगा तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस अब बताइए क्या होगा। हाँ अच्छा, हाँ बहुत जल्दी बोल दिए। ठीक है, अब जरा आराम से सोचो सभी और आंसर दो फिर, कि जो मेरे पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा अगर मैं यहाँ 10 न्यूटन लगाता हूँ। ठीक है हिंट है, हिंट ले लिया। चलो सभी सोचो और बताओ, फ्रिक्शन फोर्स इस वाले में क्या आएगा जब हमारे पास P 10 न्यूटन है। P 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया 10, ओके, और +2, ओके ओके। अंकुश बताइए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आयत्य का 10 आ गया, आप बताइए। अपना 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 है, हाँ बताइए फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। राज अभी आपको अवॉइड कर दें, ठीक है आपको अवॉइड कर दिया, चलो है ना, चलो हाँ बताओ कितना, 4 न्यूटन आप रजत है ना, हाँ ठीक, ओके। एफ हमारे पास क्या हुआ, एफ 4 न्यूटन या 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 4 डाउट कुमार बन गए फिर से। एफ क्या आएगा, 8 न्यूटन 4 न्यूटन, कुछ नहीं आया तो और क्या आएगा, 10 न्यूटन, 0 न्यूटन। तो सोल्व करो देखते हैं कौन से कैलकुलेशन करोगे, सोल्व करो। 2 मिनट लगा देना सर, आप छोटे से पुराना कल वाला है, चलो और कुछ रुको। ठीक है, एक्चुअली यार क्या है ना कि ये बस हमारा वो एंडी हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा वो एंडी हो गया। एक्चुअली सिविल में ना डायनेमिक नहीं आता है बिल्कुल ब्रीफ है ना, बिल्कुल ब्रीफ। चलो ठीक है, चलो यार जल्दी से मुझे कैलकुलेशन तो बता दो, बस 1 मिनट जल्दी से कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कैलकुलेशन कौन सी कर रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो। अरे कैलकुलेशन राज करनी नहीं है भाई, कैलकुलेशन ये हो चुकी है, ये हो चुकी है ना, फिर कौन सी कैलकुलेशन करने पे लग जाते हो आप। 6 न्यूटन से भागेगा, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन है। जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बताओगे, उससे अगला वाला सोचो। 6 न्यूटन से भागेगा, 4 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। चलो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है आदित्य, आपका आंसर गलत था ये। ठीक है, कैसे गलत था आप देख लो। जब मैं फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा हूं, जरा यहाँ पर ध्यान देना, रजत आप भी ध्यान देना थोड़ा, शायद यहाँ से थोड़ा सा और आगे का समझ में आ जाए डायनेमिक का। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके पास बॉडी थी, ये सरफेस है। अगर ये बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, अभी क्या था, अभी स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए। ठीक है अभिषेक आपका भी, ठीक है देखो क्या होगा, ये सरफेस है, ये बॉडी है। मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला अभी आप याद रखना, उसका मैंने कल छोटा सा डेरिवेशन समझाया था, किसका, फ्रिक्शन फोर्स का। ये होता है एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। बट ये जो म्यू इंटू एन होता है ना, ये होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको शायद ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जो मैंने वर्ड बोले हैं वो मैंने कल समझा दिए थे अच्छे से। ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दी स्टैटिक केस। ठीक है, हमारे कम से कम इतना लगाना पड़ेगा तब जाके आगे भागेगा। ठीक है, अगर हम, हाँ मतलब फ्रिक्शन ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारा एन, और हमने कौन सा फोर्स सोचा है कि जिससे हम भगाएं इसे, वो है हमारा पी फोर्स। और पी फोर्स किधर है, इधर की ओर है। ठीक है, अगर मैंने पी फोर्स ऐसे लगा दिया ना, तब चीजें हो जाएंगी थोड़ी चेंज। उसमें क्या होगा, उसमें मेरा पी का ये रिजोल्यूशन एंड ये रिजोल्यूशन, तो ये भी मेरा एन में जुड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन लिया जाती है, वेट नहीं लिया जाता है। हाँ, एन क्या है, हमारी वेट के रिएक्शन। ठीक है, और म्यू है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली ये होता है tan लैम्डा।
कल वाली यार पीडीएफ है आपके पास? पीडीएफ में मैंने नोट्स बना लिए। ओके ओके, समझ नहीं आया होगा, है ना। एक्चुअली कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं ये कभी भी यहाँ पर ना, ये जो एन आया और ये एफ एफ जो आया ना, ये एन एफ एफ ऐसे नहीं आ जाते, ये एक्चुअली होते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट से। जैसे कि ये चीज है, मान लीजिए मेरे हाथ तो अभी चलो थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, बट ये सिमेट्रिकल ना हो के ये थोड़े उबड़ खाबड़ होते, ऐसे ऐसे होता, ठीक है। तो क्या होता कि यहाँ पर किसी से तो मैं ऐसे टच कर रहा होता, किसी से तो मैं ऐसे टच कर रहा होता, कैसे, यहाँ पर ऐसे, और किसी से मैं ऐसे टच कर रहा होता, किसी से मैं यहाँ पर टच कर रहा होता, ऐसे। तो अब जरा कॉन्टेक्ट पॉइंट देखना जरा, अगर मैंने इस बॉडी को ये ऊपर मान लो, ये नीचे मान लो, ऊपर वाली बॉडी को अगर मैंने ऐसे मोशन में लेके गया तो किसी फोर्स से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो टचिंग पॉइंट है, एक तो ये है, तो इस पर जरा परपेंडिकुलर डालो, किस पर, ऐसे नहीं, वर्टिकल नहीं, जहां कॉन्टेक्ट हुआ वही कॉन्टेक्ट सरफेस व्हाइट वाले की, वर्डिंग पर ध्यान देना, व्हाइट वाले की कॉन्टेक्ट सरफेस ग्रीन वाली कॉन्टेक्ट सरफेस को रोकेगी, ऐसे कैसे रोकेगी, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आएगी या नहीं? नॉर्मल रिएक्शन कब होती है, हमेशा वेट के अपोजिट नहीं होती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जहां आपके कॉन्टेक्ट वहां पर। जब मैं मान लीजिए लेडर वाला जो क्वेश्चन करवाया था आपको मैंने, लेडर ऐसे गिरी तो कॉन्टेक्ट कहाँ हुआ, इस पर और इस पर, तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ आएगी भाई, ये सरफेस है, लेडर ऐसे गिर रही है इसके ऊपर, तो रिएक्शन आने के लिए तो फिर ऐसे होनी चाहिए आपके हिसाब से कि वेट के अपोजिट नॉर्मल, ऐसे नहीं होती। कहां पर होगी, जहां टच हुआ, जो टच हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो जहां टच हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो ये टचिंग पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर। यहां देखना, यहां पर टचिंग पॉइंट मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये टचिंग पॉइंट क्या है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे, तो ये टचिंग पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या जाएगी, देखना आप थोड़ा, ये जाएगी ऐसे। अब देखो क्या हो रहा है, अभी तो ये तो सिर्फ दो दिखाए हैं मैंने, अगर मैं इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर रख रहा हूं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो जरा सोचो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट कितने होंगे ऐसे, जब मैं इसे आगे की तरफ लेके जाऊंगा इनफाइनाइट, तो हर एक में क्या होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन। अब उस नॉर्मल रिएक्शन का, किसका, सारे नॉर्मल रिएक्शन का जो इस पूरी बॉडी में आ रहे होंगे नीचे, पूरी बॉडी में जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनके दो नेट रिजोल्यूशन बनेंगे। एक होगा इनका एक नेट रिजल्टेंट आएगा किसी भी डायरेक्शन में, उनका एक नेट रिजोल्यूशन क्या होगा, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं इससे दिखा रहा हूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो गए, तो इन सबको जोड़ दो जितने भी होंगे इनफाइनाइट, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वो नॉर्मल रिएक्शन जिससे आपका वेट बैलेंस होता है, ठीक है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस वाले कांटेक्ट पॉइंट के रेजिस्टेंस के, ये कहलाते हैं नॉर्मल रिएक्शंस जिससे वेट बैलेंस हो रहा है, इसलिए n बराबर आ जाता है W के। बट इसका जो ये वाला कंपोनेंट ये भी होगा 100%, क्योंकि एक कंपोनेंट हो दूसरा भी 100% होगा, तो ये जो कंपोनेंट इसके रिजल्टेंट होंगे, सारे रिएक्शन के रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब ऐड करोगे तो वही हमारा क्या देता है, फ्रिक्शन फोर्स। यही होता है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, ये होता है मेरा फ्रिक्शन फोर्स। तो इसीलिए मेरा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलूंगा मैं, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस पर मेरा फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है, और ये जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर जाता है, फिर हमारे, मैंने ये कल समझाया, फिर दिस इज द FF, दिस इज द N एंड दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। पूरी बॉडी का ले लिया हमने, तो ये होता है लैम्डा, ये हो गया यहाँ पर फिर से FF, तो यहाँ से 10 लैम्डा आ जाता है FF/N, ठीक है, FF/N, और इसी 10 लैम्डा को हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी, दैट इज द म्यू। क्यों मटेरियल की प्रॉपर्टी बोली, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है, वो कितना रफ है कितना स्मूथ है कि नहीं। ये रिजल्टेंट आ रहे हैं ना फाइनली, वो मटेरियल के कॉन्टेक्ट पर ही तो, सरफेस पर ही तो डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए म्यू क्या होता है, सरफेस की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। म्यू सरफेस की प्रॉपर्टी है, वो सरफेस पर डिपेंड करता है, तो FF हमारा जाता है म्यू इंटू N, ठीक है। आपकी सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में P दिखा के नहीं चल रहा। चलो एक क्वेश्चन में ले लूंगा जिससे कि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। वैसे इतना आएगा नहीं सिविल में, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन ऐसे ले लूंगा। अभी फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ सिर्फ वेट कॉन्सेप्ट। तो वेट मैंने लगाया, फोर्स मैंने ऐसे लगाया, वेट लगा हुआ है बॉडी का, फोर्स ऐसे लगाया। तो यहाँ क्या होगा कि इस बॉडी में अगर मैं, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर इस बॉडी में मैंने P फोर्स ऐसे लगाया, तो यहां पहले क्या चेक करना होगा, जो मेरे पास μn है, FF बराबर जो μn है, वो μn किसको दिखाएगा, वो μn दिखाएगा इस वेट की वजह से,
है ना। तो इस वेट की वजह से कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है वो हमने कितना देखा। अगर वो स्टैटिक अवस्था में है तो ये भी कल मैंने समझाया था, स्टैटिक अवस्था में है तो ये वाली चीज क्या हो गई 0.4 है 5 6 है 0.4 इंटू 20, तो ये निकल के आ गया 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन से जब ज्यादा फोर्स लगेगा तभी ये मूव करेगा, उससे पहले मूव नहीं करेगा। क्लियर है। तो ये चीज होगी। तो पी की वैल्यू अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये मूव नहीं किया, इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 0। जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही तो लगेगा। ये जो आपने ये सोचा ना 8 न्यूटन, अगर आप ये सोच के बैठ गए कि 8 न्यूटन मतलब ये हमेशा लग रहा होगा, आप ये सोच रहे हो 8 न्यूटन हमेशा लग रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट हमेशा है, ये जो रिएक्शन आएगी कब आएगी ये भी तो सोचो। ये जो रिएक्शन इधर की तरफ आ रही है कब आ रही है, जब ये चीज यहां पर मोशन में आने वाली है, जैसे ही आने वाली है। क्योंकि ये जो चीज है ये हम हो सकता है ना कि एक दूसरे कॉन्टेक्ट में ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ऐसे बैठी हो, ये ऐसी बैठी है। ये कब कॉन्टैक्ट रिएक्शन लगाएगी, कॉन्टैक्ट रिएक्शन कब आएगी, जब ये चीज ये वाली ऊपर वाला हाथ मेरा किधर की ओर हो जाए, इधर की ओर चलने लग जाए, तभी तो एट दैट वर्ज लिमिट, ठीक है, एट दैट लिमिट, जिस टाइम पर ये आगे की तरफ जाना शुरू हुआ तभी तो रेजिस्टेंस आना शुरू हुआ ना। तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू होती है F इक्वल टू म्यू एस एन, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कोई वो नहीं होता कि आपने कुछ लगा नहीं रखा फिर भी फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई, जब आपने इसे चला ही नहीं रखा तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, है ना। तो यही वो वैल्यू है कि जब हमने P इक्वल टू 0 रखा तो 0 फ्रिक्शन, जब हमने रखा P की वैल्यू 1 न्यूटन तो ये 1 न्यूटन से ज्यादा कैपेसिटी रखती है ये वाली बॉडी कि ये इसे जाने नहीं देगी आगे को। ये 1 न्यूटन से ज्यादा कैपेसिटी रखती है, ये 8 न्यूटन की कैपेसिटी रखती है। तो ये कितना यूज करेगी 8 न्यूटन की कैपेसिटी का, सिर्फ 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन आपने इस पर लगा रखा है तो 1 न्यूटन इस पर लगा रखा है ऊपर वाले पर, तो ऊपर वाले पर 1 न्यूटन लगाओगे तो नीचे कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन। 8 क्यों लगेगा, अगर आप 8 न्यूटन से सोचने लग गए तो क्या होगा, तो 7 न्यूटन बचा, 8 न्यूटन पीछे की तरफ लगाओ, 1 न्यूटन आगे तो 7 न्यूटन बचा। इसका मतलब हर एक बॉडी हमेशा क्या होती, चल रही होती। ऑब्वियस है कि ये चल रही होती। अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारा ज्यादा हो जाए अप्लाइड फोर्स से, इसका मतलब बॉडी पीछे की तरफ भाग रही है, ऐसा कभी होता है नहीं ना। तो ये फ्रिक्शन की अपनी प्रॉपर्टी है क्या, कि जितनी उसे रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ही लगता है, वो उतना ही लगेगा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट जो आ रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है कितना आप फोर्स दे रहे थे फिलहाल। जैसे आप ज्यादा फोर्स दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा रिजल्टेंट आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरी वर्ज लिमिट की है, जो मैक्सिमम है, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर द मैक्सिमम फ्रिक्शन, कि उसके बाद ही वो चीज आगे को मूव कर पाएगी, नहीं तो वो इस गर्त से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर फंसा हुआ है वो कब निकलेगा बाहर, जब उस पर इतना फोर्स आप कम से कम लगा दोगे आगे की तरफ। ठीक है, और ऐसा मत मानना हमेशा कि इस पर 8 न्यूटन हमेशा पीछे की तरफ लगा हुआ है, ऐसे मत मान लेना कि ये जो एफ है ना ये हमेशा 8 न्यूटन पीछे की ओर लगा हुआ है। अगर ऐसे होता तो बॉडी हमारी कभी रुकती ही नहीं, सब पीछे की ओर भाग रही होती, सब पीछे की ओर भाग रही होती। ऐसे नहीं होता है ना, प्रॉपर्टी है ये अपने फ्रिक्शन की। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप जरा सोचिएगा कि अगर मैंने यहाँ P इक्वल टू 0 लगाया तो यहाँ कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा 0। अगर अप्लाइड फोर्स मैंने 3 न्यूटन लगाया तो कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन। 0 क्यों, 3 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 3 का अपोज करेगी, है कि नहीं। कॉन्टेक्ट थोड़ा तो हुआ ना, जब हमने फोर्स लगाया तो कॉन्टेक्ट थोड़ा तो हुआ, तो क्या वो पूरी कैपेसिटी के साथ आ गया, नहीं, है ना। बात समझ में आ रही ना, अभी 3 न्यूटन के हिसाब से गए। ठीक है, 3 न्यूटन के हिसाब से 3 न्यूटन लगा। जब 5 न्यूटन लगाओगे तो 5 न्यूटन के हिसाब से। उसके बाद जब 8 न्यूटन लगाया तो अब कंडीशन ये होगी कि इसमें से बाहर आने लग गया, है ना। ये चीज ऐसी जो है ना, ये ऐसे समझ लो जैसे कि एक छोटा सा तालाब है, थोड़ा सा ये गहरा है ऐसे, है ना। आप यहाँ फंसे पड़े हो तो आप पर 0 लगाया तो फंसे हुए हो, आप पर 1 न्यूटन लगाया थोड़े से आगे आओगे, है ना। तो यहाँ पर भी अपोज में भी क्या हुआ, 1 न्यूटन, थोड़ा और लगाओगे 2 न्यूटन, थोड़े और ऊपर आओगे, तो इतना न्यूटन लगाना है कि आप इसमें से निकल जाओ। तो कितना न्यूटन है वो 8 न्यूटन, कि जब तक आप 8 न्यूटन नहीं लगाओगे आप इसमें से निकल के भाग नहीं सकते। ठीक है, बात थोड़ी फील हो रही है ना, बस ऐसे ही सोचना है कि यहाँ से ये जो इरेगुलरिटी है ये तभी बाहर निकल के बाहर आगे की तरफ जाएंगी जब इस पर कम से कम 8 न्यूटन लग चुका होगा ऊपर वाले पर। फील हो गया, चलो। अगर ये फील हो गया तो अब 3 न्यूटन पर 3 न्यूटन देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 7 न्यूटन लगाऊंगा तो 7 न्यूटन देगा, जैसे ही 8 लगाऊंगा वैसे ही 8 देगा। बट जैसे ही 8.1 लगाऊंगा, क्योंकि 8.1 में मैंने क्या बोला, ये चीज तो ऊपर आ गई, जब ये ऊपर आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, अब मोशन में। फ्रिक्शन फोर्स किस में हो गया, मोशन में। तो अब ये जो सरफेस है क्या इसके अंदर ही घुसा हुआ है, ये नहीं, क्योंकि अब ये जब मोशन में आ गया तो इसके ऊपर हो गया। तो इसका मतलब अब क्या है, प्रॉपर्टी अब इसकी सरफेस और इसकी सरफेस के मोशन वाली कंडीशन पर डिपेंड कर रही है।
इसीलिए वहां क्या है म्यू के, वहां क्या है म्यू के, है ना, जो काइनेटिक वाला है, कहीं तो लिखा था मैंने, दिस इज ये म्यू के है, क्योंकि वो अब प्रॉपर्टी अलग हो गई, क्योंकि एक सरफेस ऐसी थी बट ये सरफेस इसके अंदर नहीं घुस रही है क्योंकि ये मोशन में आ चुके थे, इसके ऊपर ऊपर से स्लाइड कर रही है। तो ये वाली चीज है म्यू के। म्यू के क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा म्यू एन, ये मैंने कल ग्राफ में भी बताया था, ऑलवेज लेस देन होगा म्यू एस की लिमिटिंग वैल्यू से, म्यू एस की लिमिटिंग वैल्यू से, ठीक है। लिमिटिंग से हमेशा ये ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, बट आगे ये कांस्टेंट चलता रहता है, चाहे आप उस पर कितना भी फोर्स लगाते जाओ, ठीक है। तो अब ये जो म्यू के इंटू एन आया, एन बेसिकली फिर से वही वेट, तो म्यू के इंटू एन आया 4। तो जिस टाइम पर बॉडी हमारी मोशन में चल गई, तो अब ये चीज अंदर से तो है नहीं कि ज्यादा फोर्स लगाना है, अब ये 4 न्यूटन पर ही चल रही है, बट ये चल रही है। अब कंडीशन ये याद रखो कि अब ये चलने लग गई, तो 10 न्यूटन अगर मैं लगा रहा हूं, अब फिल करो इस क्वेश्चन को, तो बज रहा है, अगर मैं अब इस क्वेश्चन में 10 न्यूटन लगा रहा हूं, कहां पर, ये, ठीक है, अगर मैंने इस पर 10 न्यूटन लगाया, तो अब बताइए, अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि आप इस पर 8 न्यूटन लगाओगे, आपके माइंड में ये चल रहा है, सोचो जब आप 10 न्यूटन लगा रहे हो तो ये कंडीशन कैसी है, काइनेटिक, क्योंकि 8 न्यूटन से जैसे ये थोड़ा सा भी ऊपर गया ये मोशन में आ गया, बट जैसे ये मोशन में आया तो क्या वो 8 न्यूटन लग रहा है, फील तो करो, क्या उसके अंदर ही जाके बैठा हुआ है, नहीं ना, ये ऊपर आ चुका है, ऊपर आ चुका है, तो प्रॉपर्टी अब म्यू के से आएगी ना कि म्यू एस से आएगी, तो म्यू के से आएगी, तो म्यू के की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना है 0.2 इंटू 20 मतलब 4 न्यूटन। इसका मतलब जब ये मोशन कंडीशन में है तो कितना लग रहा होगा बैक साइड में, 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन। तो अगर ये 4 न्यूटन लग रहा है तो अब बताइए कितने से मोशन कर रहा होगा, 6 से मोशन कर रहा है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। एंड मोशन जो कर रहा है, मोशन ड्यू टू 10 माइनस 4 समेशन एफ नेट, 10 माइनस 4 सो 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 न्यूटन्स लॉ की एम में, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू होगी 20y(g), है ना, ऐसे कर लो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 6y 20y(g) मतलब 10 कर लो, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया यहाँ पर 30 है, 3 ये हो गया 3, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन, इससे भाग रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, फ्रिक्शन। इतना ही बेसिकली सिविल में आएगा आपके यहाँ जेई में, मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये चीजें भी मैं आपसे बोल सकता था, बट जेई के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेई, गेट नहीं, एई नहीं, सिर्फ जेई की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस आने से रहे आपके, ठीक है। कौन से वाले, कि ये वाली जो चीज है, ये ऐसे फोर्स लगा दूं और इसे चलाना शुरू करूं तो पीछे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, ये हमारे पास ऐसे है, तो ये mg का कोस थीटा हो गया, ठीक है, और ये हो गया mg का साइन थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी के, ठीक है, तब जाके इक्विलिब्रियम में रुका रहेगा, नहीं तो ये फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा वेट की वजह से, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके यहाँ कभी आए नहीं है, ना ही आएंगे, फॉर द जेई ओनली, ठीक है। अगर कोई भी बीटेक स्टूडेंट एई देना चाह रहा है तो उसके लिए ये बिल्कुल आप करो, बट क्योंकि अभी जेई वाली चीज चल रही है, डिप्लोमा बेसिस पर चीजें चल रही है, तो हम डिप्लोमा बेसिस पर ही लेके चलेंगे, हम इनको फिलहाल नहीं छू रहे हैं, ठीक है। आपको अगर मेरे से सेपरेटली पढ़ना है तो आप सेपरेटली पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ठीक, चलो नेक्स्ट, ठीक है, वो चीज हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा नॉर्मली स्टैटिक में आ जाएगा, इसमें बताइएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या, कि ये चीज है हमारे पास, ये है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को, ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि डायनामिक आपको पढ़नी नहीं, आपको पढ़नी है, चाहे आप जेई क्यों ना दे रहे हो, ठीक है, आपको पढ़नी है वो डायनामिक, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है कि ये जो है, ये फ्रिक्शन, ये आपके पास सरफेस है, ये हो गया, फोर्स आप लगा रहे हो एस से, ये फोर्स लगा रहे हो ये पी, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हो। अब मुझे बताइए इसका वेट है, मान लीजिए 50 किलोग्राम, ये 50 न्यूटन का वेट है, 30 डिग्री पर आप पी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये 60 डिग्री पर आप पी फोर्स लगा रहे हो। तो अब मुझे बताइएगा, म्यू की वैल्यू है यहाँ पर मान लीजिए 0.4, ठीक है, और 0.5 थोड़ा इजी रहेगा, 0.5। तो यहां से अब मुझे बताइएगा कितना फोर्स इसमें लगाऊं कि ये चलना शुरू हो जाए, कितना फोर्स इसमें लगाऊं कि ये चलना शुरू हो जाए,
क्वेश्चन ये है कि मैंने पूछा कितना फोर्स इसमें लगाऊं कि चलना शुरू हो जाए, और फोर्स लगाना है ऐसे। कितना फोर्स इसमें लगाऊं कि चलना शुरू हो जाए। अगर फोर्स कहाँ 25 न्यूटन कहाँ आएगा, आपने सीधा 50 गुना 0.5 कर दिया, 25 न्यूटन वो कहाँ आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ फोर्स इस पर ऐसे लगा रहे हो। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा उसके हिसाब से बताना था ना, तो 25 न्यूटन तब होगा आंसर कि हाँ ये चलना शुरू हो जाएगा, बट मैंने पी ऐसे पहले ही दे दिया। तो आप पहले ये सोच के करो, रिजोल्यूशंस के हेल्प से करो कि कौन से वाले से काम होगा और कौन सा वाला यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में भी चेंज कर देगा। 25 न्यूटन नहीं आएगी यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस वाले पी की वजह से, उसको भी सोचो। करो करो ट्राई करो, रिजोल्यूशन तो बनाओ इसके एटलीस्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था फ्रिक्शन को मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ये भी बहुत है, नहीं तो जेईई में जनरली क्वेश्चन फ्रिक्शन से भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे मैकेनिकल के लिए जरूरी है, तो आपके लिए पढ़ाना ही था। तो अभी ये हमने जब, क्योंकि पढ़ाना सिविल को भी था, इस वजह से हमने दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा तो कंप्लीट कर लिया। और भी बच्चे हैं वो दूसरी क्लास ले रहे हैं, उनका भी फ्लूइड मशीनरी पढ़ाई थी। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी उन्होंने पढ़ा रहा। क्या भाई, वो तो डिपेंड करता है बच्चे पे। सभी यार सभी अच्छे होते हैं क्या? आप अच्छे नहीं हो? अपने आप पे डाउट कर रहे हो? अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या कंटेंट बच रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वर्चुअल वर्क। दोनों ही चीज आज खत्म होने वाली हैं और ये मैकेनिक्स आपका एंड। ठीक है, फिर भी मैंने काफी खींच लिया आपको मैकेनिक्स, इतना खींचते नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे आपको मैकेनिक्स इतने टाइम नहीं खींचेगा, क्योंकि आपको मैंने बेसिक समझाया है। प्लीज मेरी थोड़ी सी अगर आप मेहनत करो तो थोड़ी सी इज्जत रख लेना, रिजोल्यूशन समझ लेना बस। अगर आप अभी भी रिजोल्यूशन में फंसोगे सोम में या डिजाइन किसी भी सब्जेक्ट में तो गलत। ठीक है, रिजोल्यूशन में कभी भी गलती मत करना। इतना समझाने के बाद भी अगर रिजोल्यूशन घटक वही घटक में अगर दिक्कत करते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से बताओ। पता लगा इसी क्वेश्चन के घटक नहीं हो रहे। ठीक है, ये बताओ क्या होगा इसका। इसको कहाँ मान लो, ऐसे जाते हुए इससे, ऐसे मान लो जाते हुए इससे। ठीक है, अब बताइए पी का एक रिजोल्यूशन किधर की ओर, ऐसे। बस डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे या ऐसे, नीचे। ठीक है, जो डायरेक्शन इसकी है उसी डायरेक्शन में तो लेके चलोगे। तो पी की एक डायरेक्शन क्या, सॉरी पी की एक डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। ये कितना होगा पी का पी साइन 60। ठीक है, क्या होगा पी साइन 60। चलो बहुत अच्छी बात, कम से कम अब आंसर तो आने लग गए आपके, नहीं तो 4 दिन पहले आपके आंसर नहीं आते थे। इधर क्या होगा, अच्छा इधर क्या होगा पी कोस 60। बहुत बढ़िया। अगर ये पी कोस 60 है, पी साइन 60 है, तो ऑब्वियस है किससे ये भाग रहा होगा, मतलब कौन सा फोर्स इसे भगाएगा, पी कोस 60। बट क्या आप यहां पर, मैंने इसीलिए हमेशा बोला एफ एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, ना कि म्यू इंटू डब्ल्यू। ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस कितना लगाएगा इस पर, वेट के बराबर तो लगाएगा ही, साथ में एक चीज और लगाएगा। ठीक है, पी साइन 60 और लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये भी नीचे लग रहा है, डब्ल्यू भी नीचे लग रहा है। सरफेस क्या है, सरफेस तो धरती का है। ठीक है, ये तो इसको नीचे जाने नहीं देगा, तो इसका मतलब ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। कितना लगाएगा, तो पहले एन वाली इक्वेशन लिखो, किससे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से। तो ये क्या हो जाएगी एन प्लस, सॉरी n इक्वल टू एन मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, ऊपर की तरफ n इक्वल टू पी साइन 60। समझ में आ रहा है, पी साइन 60। ठीक है, प्लस में ये कर दूं, ठीक है राज, ये कर दूं पी को 60, पी साइन 60 प्लस पी को 60। हाँ ठीक है, मतलब कल वाली गलती अब नहीं होगी ना। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ये पी साइन 60 प्लस में 50, पी साइन 60 प्लस में 50। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी सेम हो गई। इस डायरेक्शन में n की वैल्यू ये होगी पी साइन 60 प्लस में 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एफ एफ म्यू इंटू, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 इंटू पी साइन 60 प्लस में 50। दिस इज द एफ एफ, दिस इज द एफ एफ। मैंने कंडीशन क्या बोली कि मुझे वो फोर्स बताइएगा, फोर्स which about to start the
मोशन, सिर्फ और सिर्फ वो वर्ज लिमिट है ना, वो लिमिट जहां पर ये मोशन क्रिएट करने ही वाला हो। इसका मतलब ये वैल्यू ही हमारी चाहिए हमें एज किसके बराबर, पी के बराबर। ये सारी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, पी के बराबर नहीं, किसके, एफ एफ तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए कि ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाए मोशन में, किसके बराबर, पी के बराबर, या फिर किस, जो हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, किसके अपोजिट, एफ एफ के अपोजिट, और एफ एफ का अपोजिट कौन सा है, ये रहा, और ये वैल्यू क्या है, पी कोस 60। तो ऑब्वियसली यहां आप क्या लिखोगे, बराबर पी नहीं लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे, पी कोस थीटा। यहां के हिसाब से क्या होगा, यही जो है, ठीक है। तो द फोर्स which is used to start the motion is not P, it is P cos थीटा और cos 60, ठीक है। इट इज नॉट द P, ये क्या है, P cos 60, तो P cos 60 के बराबर क्या आ जाएगा मेरा एफ एफ। सो फॉर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि है तो अभी भी क्या, अबाउट टू स्टार्ट है, मतलब स्टैटिक है। अबाउट टू स्टार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक, है ना, स्टैटिक। वर्ज लिमिट और लिमिटिंग सेंस। तो लिमिटिंग सेंस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर। कौन कौन सी वैल्यू, एफ एफ बराबर पी कोस 60, ना कि पी, ठीक है, एफ एफ बराबर पी कोस 60। तो एफ एफ की वैल्यू आप यहां से रख लो, कितनी होगी, 0.5 पी साइन 60 प्लस 50 बराबर पी कोस 60। कैलकुलेट करो, पी की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करके पी की वैल्यू बताओ जल्दी से इस इक्वेशन से। कितनी फोर्स लगाऊं कि ये चीज हमारी चलने लग जाए। अभी तक काम नहीं किया ना, नेट पर जाओ और वो जो टेबल पढ़ी थी आपने 9th क्लास में वो फिर से लिखो अपने नोट्स में। भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है, फिर से याद करो वो, क्योंकि आप भूल चुके हो उनकी वैल्यूज को, फिर से याद करो, जल्दी से आंसर निकालो। एटलीस्ट साइन कोस के तो याद रखो, टेन की खुद बना लोगे। साइन की याद रखो, कोस की भी उसकी उल्टी हो जाती है 45 से इधर उधर। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 एंड साइन 30 की हो गई, साइन 30 थोड़ी है इसमें, कोस 60। हाँ, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, क्या आ रही है, 100/2 माइनस √3, ठीक है। वो जो भी वैल्यू आ जाए, मुझे मेनली वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे वैल्यू इससे मतलब था। तो अभी आप सभी देख लीजिएगा क्या ये वैल्यू आ रही है, ऑलमोस्ट अगर सही है तो बेस्ट है, मुझे मेहनत बच जाएगी मैथ्स की। मैंने पहले ही दिन बोला है, जब सोम भी पढ़ाऊंगा अगर आपको, तो जिस टाइम पर मैं बोलूंगा तो कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने जिम्मेदारी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन की आदत मैं कभी नहीं छीनता किसी से, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, कहाँ गए, चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक, आया सभी का 100/2 माइनस √3 जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, वो आपके हिसाब से जैसा भी आ रखा होगा, ठीक है। चाहे √3 की वैल्यू रखे कर लो 1.732, तो उसके हिसाब से फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली आपको समझ में आ गया।
ठीक है, अब हो जाएगा सारे क्वेश्चन हमारे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड हैं, जो आपसे पूछ सकते हैं एज अ सिविल स्टूडेंट, ठीक है, वो हमने सारे कवर कर लिए। फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट, फॉर द जेई पर्सपेक्टिव, ये जो चीज है ये आपको सेपरेटली पढ़ी जाएगी डायनामिक वाले सेंस में, डायनामिक मैकेनिक्स में। मतलब मैकेनिक्स का जो डायनामिक पार्ट है वो फॉर ए मैकेनिकल स्टूडेंट है, ओनली फॉर सिविल नहीं है। ठीक है, हाँ कल तो छुट्टी रहेगी आपको सर, ठीक है सर बताएंगे अभी, ठीक है हाँ सर जो भी सर बताएंगे। आज थर्सडे में हमारा हो गया तो अच्छी बात है, थर्सडे में हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। एक बार एक काम करना है, आप एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे और सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, इनका ये खत्म हो चुका है ना, अब इनका सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या पूछो, कहाँ से पी ऊपर ही सबसे, ठीक है ये आ गया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो फिर ये म्यू कैसे बना, म्यू की म्यू के मल्टीप्लाई में कैसे आया, हाँ यही तो है भाई, यही तो है। सोचो ये जो चीज है इस पर एन जो लग रहा है, यही तो आपको म्यू एन में लेना है, लेना है। अब इस सरफेस पर एन, मतलब इस सरफेस ने आपकी बॉडी पर एन कहां से लगाया होगा, इस सरफेस ने बॉडी पर एन कहां से लगाया होगा, इसे इक्विलिब्रियम करने के लिए सोचो जरा, किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर। अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे उनमें क्या किसके बराबर कर रहे थे, डब्ल्यू के बराबर कर रहे थे, जो इसका डब्ल्यू लग रहा था वही एन के बराबर था। यहाँ इस डब्ल्यू को छोड़ के, ये है डब्ल्यू को छोड़ के, डब्ल्यू के अलावा ये तो डब्ल्यू लग गया तो एन आ गया, सीधा हो गया इसका आंसर। बट यहाँ अगर डब्ल्यू ना लगा के मैं ऐसे और लगा रहा हूँ, डब्ल्यू तो लग ही रहा है, मैं फोर्स ऐसे और लगा रहा हूँ, दबा के चला रहा हूँ, जरा दबा के चलाना, जरा फ्रिक्शन आया नहीं आया, ज्यादा फ्रिक्शन आया तो ऑब्वियसली इस वाले एक्सटर्नल फोर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो नीचे की ओर लगा रहा है, तो नीचे की ओर लगा रहा है तो रिएक्शन क्या आ रही है ऊपर की ओर, इसकी वजह से, तो उसमें जुड़ेगा, इस एन में जुड़ा, किसमें, एन में जुड़ा। एन की वैल्यू क्या होगी, वेट प्लस में पी साइन 60 जो आपने अप्लाई किया, इस वजह से एन के अंदर आएगा 0.5। हाँ ठीक है, वो तो ऑब्वियस म्यू इनटू एन है ना यार, म्यू इनटू डब्ल्यू क्यों रट रखा है, डब्ल्यू मत रटो, डब्ल्यू रटोगे फंसोगे, म्यू इनटू डब्ल्यू क्यों रट रहे हो, म्यू इनटू एन रटो, म्यू इनटू एन, और एन की वैल्यू डब्ल्यू है या क्या है वो किस पर डिपेंड करता है, समेशन एफ वाई, कहां लिख दिया भाई, समेशन एफ वाई इक्वल टू, ये रहा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ऐसे नहीं रटना होता, अगर रटोगे भी तो ठीक से रटना चाहिए, ठीक है। चलो तो अभी अब हमारा यहाँ तक हो गया फ्रिक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट। सो चैप्टर 4 इज कंप्लीट नाउ, चैप्टर 4 इज कंप्लीट। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, मैंने जो आपको 20 कितने क्वेश्चन करवाए थे 15, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जैसे 5-6 करके हर एक चैप्टर के, तो मैंने कंबाइंड चैप्टर के क्वेश्चन दे दिए थे 15। टेस्ट आपने किया उसके बाद खुद से वो लगाए होंगे, ठीक है, तो खुद से भी लगाए थे और मैंने भी लगवा दिए थे, उसके बाद वहां पर वो लाइट ट्रिप हो गई थी तो वो सेव नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर क्यों नहीं हुए, फिर से दोबारा से नहीं हुए समझने के बाद भी, तो किसकी जिम्मेदारी, कौन पूछेगा, कब पूछोगे, बाद में कभी नहीं आता, ठीक है। हाँ ठीक, तो जब भी डाउट आया करे पूछ लिया करो, चाहे कम से कम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो। बहुत है, सिविल को ज्यादा परेशान नहीं करना, और आपको अभी परेशान करना है फ्रिक्शन में, टेंशन मत लो, फ्रिक्शन में अभी और परेशान करना है डायनेमिक केस में। आप अपने आप को मत सोचो कि हाँ फ्रिक्शन खत्म हो गया, सिविल को ज्यादा परेशान नहीं करना क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आता है, भाई इतना काफी है, इतना समझ लिया, ठीक है। अभी इसमें चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया काम हमारा। अब मैंने क्या कहा, मैं अब इसके टेस्ट में दूं क्या क्वेश्चन, ना कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको फ्रिक्शन ही पूरा अच्छे से नहीं समझाया, सिर्फ उतना समझाया जितना आपको जरूरत है, तो ऑब्वियस है मैं टेस्ट में क्यों रखूं उस चीज को, वो भी एक चैप्टर को, तो नहीं रखूंगा ऑब्वियस है। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला था कि डायनामिक पार्ट में से सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन कौन सा आपको थोड़ा छुआना है बस, कौन सा, एक तो था MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था सिविल को बताने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दूसरा बोला था, भूल गए हो क्या, वर्चुअल वर्क, बस इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं था कि और छुआना है, नहीं
कंटेंट जब आपने पढ़ा था तो उस कंटेंट में ये दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बोली थी कि ये दो चीजें भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ अब मुझे ये चीजें बतानी है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, सिर्फ बतानी है। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा सोम में। तो जब मैं सोम पढ़ा रहा हूँ ना, तो तब अगर मैं ही पढ़ाऊंगा तो सोम पढ़ा रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैं वहां पर लेके चलूंगा बेंडिंग के सेंस में, जब बेंडिंग करवा रहा हूँ ना तब अच्छे से। तो अभी जितना समझाना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेसिस पर बता दूंगा क्या होता है। ऐसे ही वर्चुअल वर्क बेसिकली होता है स्टील का पार्ट। तो यहाँ वर्चुअल वर्क में जो मैं लेके चलूंगा सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बस, ठीक है। ना ही मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन बताने वाला हूं आपको कि a इंटू के स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। सिविल ने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ी होंगी जरूर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ नहीं बताऊंगा, अब वो मर्जी है यार, वो अपनी वर्डिंग है, गायरेशन भी हो सकता है, गायरेशन भी, ठीक है, ठीक है, वो अपनी वर्डिंग है, ठीक है। मैं जनरली गायरेशन बोलता हूँ तो मैं गायरेशन नहीं बोल रहा हूँ, GY, ठीक है। तो गायरेशन, तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन है, उस रेडियस ऑफ गायरेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो मैं बताता हूँ कहाँ पर, कॉलम में। जब मैं आपको सोम पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरी ऑफ कॉलम एक चैप्टर आएगा, TOC, थ्योरी ऑफ कॉलम, वहां बताऊंगा एक्चुअल में के क्या होता है, ठीक है, रियल में के क्या होता है, ठीक है। के सर्कुलर के सेंस में क्या है, रेक्टेंगुलर के सेंस में क्या है, वो सारी चीजें मैं वहां लेके चलूंगा। तो यहाँ आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आज आपका EM कंप्लीट हो गया है, बस दो चीजें मुझे डील करनी है, वो भी थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। अभिषेक जी फिलहाल आपके लिए ये वाली क्लास एक ऐसी रही होगी, एक बिल्कुल फाइनल टच सिर्फ, है ना, फाइनल टच, ठीक है। नहीं हवा नहीं, ऑब्वियस है कि अभिषेक ये जो हमने क्या बोले फ्रिक्शन की बात हमने कल की थी, ऑब्वियस है उसको बस एंड करना था आज एक दो क्वेश्चन करके, और उसके बाद ये वाली चीजें सिर्फ और सिर्फ टच करनी है। तो सिर्फ इतना ही आपको थोड़ा मिलेगा, बाकी जो 2-3 क्लास बीच की मिस हुई है उनको प्लीज आप वीडियो से देख लेना, ठीक है। बाकी अब अपना जो भी नया सब्जेक्ट आ रहा है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। हाईवे चल रहा है, हाईवे को कंटिन्यू करो। उसके बाद जब सोम में मिलेंगे तो चीजें थोड़ी थोड़ी रिवाइज भी होंगी, क्योंकि सोम में भी न्यू स्टूडेंट बैठते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट बैठते नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आपका ही बैच चलता है सोम का मेरा, ठीक है, तो फिर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बिल्कुल नहीं छूने वाला, ठीक है। तब तो ये फायदा है ना कि भाई 7 दिन का फायदा उठाया जाए जितने भी हमने दिन लिए। बट अगर हाँ कोई और भी बैठा, अगर हाँ कोई और भी बैठा, तो वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा टच करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा टच करना, ठीक है। चलो तो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो पढ़ाया है उसी से रिलेट करूंगा अभी सिर्फ, ठीक है। मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया, इनर्शिया, हाँ ये आपने फाइनली इसके, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंगुलर में मास, जो आई अल्फा आया था ना, ठीक, वेरी गुड। तो ये जो है अभी पहले ये बताइए इनर्शिया क्या है। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो आई था, है ना। अभी इनर्शिया क्या है मैं पूछ रहा हूँ, इनर्शिया, इनर्शिया नहीं, अच्छा किसी से तो कम ही करते हैं, किसी से, हाँ हाँ मतलब बेटा उन्हें पकड़ लो, खुद को कभी नहीं बोलोगे। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी से बड़ा अच्छा हो जाता है, जड़त्व, जड़त्व, जड़ से समझ में आ रहा है, जड़, जड़ मतलब एकदम से उस चीज को ना रोक लिया, जैसा सेंस वैसा ही आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि जड़ मतलब रोक लिया। बट ये रोका कब, जब वो स्टैटिक में है, जब वो स्टैटिक में है। तो अभी जरा सोचना, इनर्शिया की फीलिंग लेके चलो बस, ठीक है। इनर्शिया क्या होती है, अगर बॉडी मेरी स्टैटिक में है, स्टेबिलिटी बेसिकली एक वर्ड होता है हमारी, स्टेबिलिटी, हर चीज की डेफिनेशन इसी से निकलती। तो इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है कि स्टेबल रहना बस। मैं अगर यहां हूं, ठीक है, मैं अगर यहां हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं यहीं रहूं, ठीक है, मैं यहीं रहूं, मैं कभी भी यहां से हिलूं भी ना, चाहूंगा तो मैं यही। आप जो एनर्जी से वर्क करते हो वो भाई बंदे होते हैं, बंदे, बट वो क्या है, वो एक्चुअली फिजिक्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। फिजिक्स का लॉ क्या है, आलसी होना। फिजिक्स का लॉ है 100% आलसी होना, जरा सा भी अपने पैर भी मत हिला लेना, ठीक है, दिस इज द फिजिक्स लॉ। आपने, बट क्यों, क्योंकि आप खाना खा रहे हो, आपके पास जैसी एक्स्ट्रा एनर्जी आई तब क्या होगा, फिजिक्स का लॉ कि भाई चलना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए आप काम भी करते हो। बट अगर एनर्जी नहीं लोगे तो आप क्या रहोगे, ऐसे के ऐसे ही। तभी तो कहते हैं कि जो लास्ट टाइम में क्या होता है, खाना कम खाओ,
आपकी आयु ना थोड़ी सी और बढ़ेगी। क्यों? आप कम काम करोगे तो जो आपके पास जो लाइफ है ना, लाइफ स्पैन बढ़ेगा। आप जितने स्टेबल रहोगे उतनी एनर्जी, आपकी जो मेटाबॉलिक जो एनर्जी होती है वो कम जाती है, और जो जितनी वो कम डिके होगी आपकी लाइफ उतनी बढ़ेगी। तभी तो कहते हैं ओल्ड एज में खाना कम खाया करो। अभी हमें खाना क्यों ज्यादा खाना पड़ता है? थोड़ा लॉजिक समझो। अगर हमें क्यों ज्यादा खाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें वर्क कर रहा है पूरे दिन, क्योंकि ये मैटर करता है। ठीक है, ऑब्वियस, ठीक है, पैसा मैटर कर रहा है। पैसा जो मैटर कर रहा है ना उसके लिए, क्योंकि भाई हमें अगर यहाँ एक प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है तो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही ना करना पड़े तो क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहोगे तो लाइफ स्पैन कैसे बढ़ेगा? जब पूरे आलसी बनोगे। ठीक है, ऐसा भी टीचर कभी कहीं मिलेगा आपको जो पूरा आलसी बनाना चाह रहा है आपको, और यही होता है फिजिक्स के हिसाब से आप आलसी हो। ठीक है, बहुत है। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो यहाँ स्टेबल का सेंस क्या होता है? स्टेबल का कि ये जो पॉइंट है हमारा, अगर ये मोशन में नहीं है मतलब v इक्वल टू 0, मोशन में नहीं है v इक्वल टू 0, इसका मतलब ये चीज यहीं पर है। आप अगर इस पर फोर्स दोगे तो ये क्या करेगा? आप पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। आप अगर इस पर फोर्स दोगे ना तो ये आप पर अपोजिट फोर्स लगाएगा, और वही सेंस क्या कहलाता है? हमारा इनर्शिया। ठीक है, वही सेंस। बस, या रिएक्शन मान के चलो या फिर अभी इनर्शिया मान के चलो। ठीक है, इनर्शिया। ठीक है, रिएक्शन को अभी इनर्शिया नहीं बोलेंगे, उसकी टेंडेंसी है। टेंडेंसी, इनर्शिया क्या है? अपनी टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या है? मुझे यहीं रहना है। कोई अगर फोर्स लगाता है तो मुझे यहीं रहना है ना भाई, मुझे जाना ही नहीं है इधर। ठीक है, करंट कहाँ से लेके आ गए? अरे वो चीज नहीं है। ठीक है, करंट रिएक्शन नहीं मारता, करंट पकड़ता है। करंट आपके अंदर फ्लो कर रहा है। करंट कभी झटका नहीं मारता। झटका कौन मारता है? अच्छा, मतलब ये क्या उल्टा सेंस लेके चल रहे हो? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो रिएक्शन कौन मारता है? करंट रिएक्शन मारता है। अरे यार, ये मैकेनिकल वाले बस ऐसे चलते हैं। ठीक है, हाँ बताओ। करंट अपनी तरफ खींचता है या आपको फेंक के मारेगा? खींचता है। ठीक है, वो जो आप झटका कहते हो ना, झटका, वो कौन दे रहा होता है? वो आपकी नर्व्स हैं जो कि आपको सेंसेशन देती हैं तुरंत के भाई हाथ हटा ले। ठीक है, अगर नर्व्स ना चले ना चिपके रह जाओगे। ठीक है, नर्व्स मत चलाओ, यहाँ पर ना स्टॉपर लगा दो, चिपके रह जाओगे। ठीक है, तो आप बताओ क्या करना है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं वेलोसिटी 0 कर दूं तो इसमें क्या होगा? इसमें एक इनर्शिया है जो कि इसको किसमें रहना चाहेगा? स्टैटिक या स्टेबल कंडीशन में रहना चाहेगा। उसकी टेंडेंसी है, दिस इज द टेंडेंसी। ठीक है, अब ये टेंडेंसी है किसकी? एक्चुअली टेंडेंसी है किसकी? उसके मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स से बनता है मास। इसीलिए इनर्शिया को किससे रिलेट करते हैं? मास से। ठीक है, अगर बॉडी है मतलब मास है, मास है मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या रहना चाहेंगे? अपनी उसी अवस्था में। तो मास से रिलेट करते हैं हम इनर्शिया को। ठीक है, यहां ये जो चीज है, अब इसी चीज को अगर मैंने आपसे क्या बोला, स्टेबल को डायनामिक में लेके चलो, तो क्या होगा? यहाँ पर नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? अगर मोशन में आ गया तो 0 होगा या नहीं होगा? मोशन में आ गया तो नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? F इक्वल टू एम में। F इक्वल टू एम में। ठीक है, अब मैं दोनों चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। F इक्वल टू एम में, ये जो F है माइनस एम में कर दो, बराबर हो गया 0। डीएलएम्बर्ट्स थ्योरी, डीएलएम्बर्ट्स साहब ने क्या बोला था? डीएलएम्बर्ट्स साहब ने क्या बोला था कि ये जो पार्ट है ये क्या चाह रहा है? जितना आपके ऊपर एक्शन लग रहा है वो उतना ही रिएक्शन दे रहा है। बट क्या वो स्टेबल है? स्टैटिक में वर्ड बोला, वो स्टैटिक में स्टेबल है? नहीं, ये तो डायनामिक में है। तो ये जो चीज है मास, यही क्या है? मेरी इनर्शिया, जो कि ये चाह रही है कि मैं स्टैटिक में पहुंचूं। बस वाला एग्जांपल दिया था, बस वाला, कि बस में अगर ये चीज ऐसे जा रही है तो आपके रेस्पेक्ट में तो बस भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, बट मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं इसमें स्टैटिक में रहूं। बस मुझे नीचे से खींच के लेके जा रही है, बट मैं क्या चाह रहा हूँ? यहीं पर रहूं। तभी तो सीट पे पीछे गिरते हो। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? ये जो माइनस एम में है उसमें क्या है? ये एम जो है वो एक इनर्शिया का काम कर रहा है, मुझे वापस लेके आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंस है यही हमारा स्टैटिक सेंस में कन्वर्ट होने के लिए ही डीएलएम्बर्ट्स लॉ लिया जाता है
कि हमारा डायनामिक सेंस स्टैटिक में कन्वर्ट होता हुआ हम ऐसा सोचते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी बताया आपको, कैसे हम सोचते हैं, रियल में नहीं हो रहा, सोच रहे हैं। तो यही मेरा इनर्शियल इफेक्ट कहलाता है। डीएलएम्बर्ट्स लॉ किसके ऊपर काम करता है? इनर्शिया के ऊपर। उस दिन नहीं बोला था क्योंकि इनर्शिया मुझे यहां समझाना था। ये किसके ऊपर काम कर रहा है? इनर्शियल फ्रेम। एक्चुअली इसे बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम। तो ये समझाने के लिए मैकेनिक्स यार बहुत सारी है, बट क्योंकि मुझे आपको एज अ सिविल स्टूडेंट भी समझाना है, इस वजह से मैं इन चीजों को ज्यादा यूज करता नहीं हूं आपके साथ। ठीक है, ये क्या है? मेरी इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में ही डीएलएम्बर्ट्स लॉ काम कर रहा था। और ये चीज अगर हमारी मोशन में आ गई, अब जरा सोचो, अगर एक बॉडी हमारी मोशन में आ गई, ठीक है, अब वो जब मोशन में पहुंच गई तो अब क्या चाहेगी? मोशन ही करना, मोशन ही करना। तो अब जब उस पर आप रोकने के लिए फोर्स लगाओगे तब भी वो क्या चाहेगी? कि मैं तो आगे ही जाऊं। तो ये जो सेंस आता है ये भी किसकी वजह से आया? इनर्शिया की वजह से। तो मोशन भी, जो मैंने जड़त्व बोला ना, जड़त्व, वो मोशन के सेंस में भी अपने आप को स्टेबल ही रखना चाहता है। स्टेबल कैसे? अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही चलना चाहता है। ठीक है, तो मोशन में है तो मोशन में ही चलना चाहता है। तो इस कंडीशन में ये दूसरा डायग्राम हो गया, ये पहला हो गया। इसमें क्या होगा कि वो बॉडी हमारी मोशन में है तो मोशन में ही चलना चाहेगी, मतलब वो एम में से भाग रही है और उस पर आप एफ अपोजिट लगा रहे हो। एम में से तो भाग रही है, फिर उस पर एफ अपोजिट लगा रहे हो रोकने के लिए। तो ये वाली जो चीज क्या होगी कि हमारी एम में आगे जाना चाह रही है, ठीक है, जबकि माइनस एफ आप इस साइड लगा रहे हो। ठीक है, तो बराबर जीरो। सो ये वाली जो चीज है इसके अपोजिट आपने ये वाला काम किया। इसका मतलब ये चीज क्या थी? मेरी इनर्शिया, जो कि मुझे मोशन करा रही थी, जबकि रोक रहे हो आप एक्सटर्नल फोर्स से। तो यहाँ क्या है? ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया इन द डायनामिक को रोकने की कंडीशन। डायनामिक मीन डायनामिक को रोकने के लिए जितना आपने फोर्स लगाया उसके बराबर ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये सेंस भी हमारा क्या हो गया? इनर्शिया का सेंस। ठीक है, तो इनर्शिया वर्ड समझ में आ गया थोड़ा बहुत, इनर्शिया। ठीक है, अब जब इनर्शिया समझ में आ गया तो अब हमें क्या लेके चलना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब ये मोमेंट समझो, मोमेंट क्या था? मोमेंट आपको मैंने पहले ही समझा दिया। इनर्शिया समझ में आ गया। इनर्शिया फिलहाल, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? बहुत बढ़िया, बस टेंडेंसी। टेंडेंसी, इसके लिए मैंने कुछ बोला? इसके लिए मैंने आई बोला क्या? अब ऐसे मत कर लेना यार, इनर्शिया का मतलब आई को उठा के आई लिख दिया कि ये होता है इनर्शिया ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार कितना लड़ते हो रे, कितना लड़ते हो। ये क्या है? ये हमारा इनर्शिया। ठीक है, ये है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया आई नहीं होता। इनर्शिया क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक तरह से वर्चुअल मास। ये क्या है? एक तरह का वर्चुअल मास। वर्चुअल मास मतलब एम, एम का ही सेंस मेरा इनर्शिया है। ठीक है, तो टेंडेंसी है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। दिस इज द टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स टू अपोज द मोशन। ठीक है, अपोज द मोशन। मोशन कौन सा वाला हो रहा है? या फोर्स कौन सा वाला जो हम पे मोशन में लेके आना चाह रहा है? तो मैं अपना स्टेबल रहना चाह रहा हूं, और अगर मैं मोशन में हूं तो मैं रुकना नहीं चाहता। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द मास और टेंडेंसी ऑफ द अपोजिंग द फोर्सेस और मोशन। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट को पहले समझा। मोमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये मान लीजिए आपने क्या लगा दिया? एक फोर्स। ये क्या है? मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? ये मान लीजिए कितनी है मेरे पास? ये डी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एफ इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी? एफ इंटू डी। दिस इज द मोमेंट, एफ इंटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स। और आपको मैंने ये समझा रखा है रिएक्शन कैसे लगती है, तो रिएक्शन के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये पिन कनेक्शन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन हमेशा दो पैरेलल फोर्सेस इक्वल डिस्टेंस पर, सॉरी, दो पैरेलल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या बनाएंगे? कपल। कपल क्या देगा? एक मोमेंट। मोमेंट कितना होगा? एफ इंटू डी। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, दिस इज द एफ इंटू डी। ठीक है, फाइनली वैल्यू निकाल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, अभी क्या है? ये तो था मोमेंट। ये क्या था? फोर्स का मोमेंट। फोर्स का मोमेंट। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, समझो, मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, समझो इस चीज को। अभी क्या था? अभी क्या था? फोर्स था, उसकी वजह से इस पॉइंट के बाद मोमेंट देख रहे थे। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है इसका मल्टीप्लीकेशन किससे? एम से, है ना। मोमेंट का मतलब क्या था? मोमेंट ऑफ द फोर्स का मतलब क्या था? मोमेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स के साथ में डिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन।
डिस्टेंस बेसिकली क्या है, पोजिशनल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है यहाँ पर, है ना, समझा रखा था। तो ये क्या है, अब जब मोमेंट ऑफ फोर्स है तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमारा m था, तो m से मल्टीप्लाई मतलब f इंटू क्या हो गया, d का स्क्वायर, f इंटू डी का स्क्वायर, ये समझो f इंटू डी का स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। बहुत बढ़िया, दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द f इनटू डी स्क्वायर। ऐसे ही बस ये चीज होती है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसी को हम क्या बोल देंगे, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको हम क्या बोल देंगे, a इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने क्या बोला, इनर्शिया को आप कौन से सेंस में लेके चलोगे, मास के, टेंडेंसी एंड वर्चुअल मास, तो मास के सेंस में, तो मास के सेंस में क्या हो जाएगा, m इंटू डी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर है। अभी फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूले बताना चाह रहा हूं, जिसे जनरली से क्या बोलते हैं, m r स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर। ठीक है, अभी हाँ बताइए, ये सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हाँ, ये इनर्शिया के बेसिस पर, ये सेकंड हम जनरली बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है ना, हाँ हाँ, ठीक है, ये मोमेंट का मोमेंट होता है हमेशा। ठीक है, तो मोमेंट का मोमेंट मतलब एम आर स्क्वायर। अभी यहाँ पर इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर की पावर 4। सोचो जरा, ये मास नहीं है, मीटर स्क्वायर मीटर की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया था तो मीटर की पावर 4 बना, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर खुद होता है ना, तो थोड़ा समझो इन चीजों को, दोनों के अपने अपने मीनिंग है। एक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एक है मीटर की पावर 4। एक ऐसी चीज जो सेंस में हमेशा सेकंड मोमेंट देती है, बट किसका, मेन चीज आती है किसका, सेकंड मोमेंट तो दे रही है बट किसका, एक दे रही है एरिया का तो एक दे रही है इनर्शिया का। ठीक है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज दी एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई या आई एम बोल देते हैं इसे, आई एम इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि इसको बोल देते हैं हम आई ए, या आई ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आप लेना चाहो, या डी स्क्वायर, जो भी लेना चाहो। दिस इज द एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द सॉरी एरिया का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मतलब सेकंड मोमेंट, एंड यहाँ इनर्शिया का सेकंड मोमेंट। ठीक है, बात क्लियर है, दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है एरिया का तो एक है इनर्शिया का, एक है एरिया का एक है इनर्शिया का। आपके यहाँ ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ये कहाँ चलेगा, जहां बॉडी का मास कंसीडर होगा, जहां बॉडी का मास कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो है जनरली आपके स्टील डिजाइन में यूज होगा, आरसीसी स्टील डिजाइन में आई एम को यूज करोगे आप, एम आर स्क्वायर को। जबकि जो हमारा सोम वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारा सोम वाला पार्ट है उसमें हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि सोम पूरे का पूरा किस पर डिपेंड करता है, मास लेस बॉडी, मास लेस बॉडी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम कौन सा वाला पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ना कि सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मास के सेंस में थोड़ा सा बता देता हूं। क्या कि अगर आपने ये कहा क्या, ये थोड़ा डायनामिक सेंस में आ जाता है ना फिर से, इसलिए सिविल के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें होता है मैकेनिकल में। क्या कि अगर आपने हाथ में ले रखा है एक धागा, क्या ले रखा है हाथ में, एक धागा, ये देखना जरा इस एग्जांपल को, यहां से देखो, आपने ले रखा है हाथ में एक धागा, ये हो गया हमारे पास m मास का मान। ठीक है, आप किस में लेके चल रहे हो, इस वाले रोटेशन को लेके चले हो हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहले हॉरिजॉन्टल क्यों लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्यों लिया, क्योंकि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ग्रेविटी बोला कहीं, मैंने मास बोला, ग्रेविटी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने ग्रेविटी वाले वर्ड यूज किया नहीं, मैंने मास वर्ड यूज किया। अगर मैं मास वर्ड यूज कर रहा हूं, एम आर स्क्वायर बोल रहा हूं, तो इसका मतलब वो ग्रेविटी में हो, ये जरूरी है ना,
उसके लिए बस मॉलिक्यूल होने जरूरी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इसमें है, अभी ये क्या लेके चल रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे फिर mg से मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको घुमाना है इसको, बट mg से मतलब नहीं है। वो नीचे की तरफ जा रहा है तो कुछ भी करो भैया, आप फोर्स ज्यादा लगाओ, टेंशन ज्यादा क्रिएट करो, मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में चाहिए, मुझे इसमें नहीं चाहिए। क्योंकि जब इसमें जाते हो तो mg काम करने लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा हूँ कि आपको मेंटेन रखना है उसका रोटेशन, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, विदाउट mg टेंशन क्रिएट करो उसमें कैसी भी, ठीक है। तो यहाँ m है, ये हो गया, मान लीजिए इसको मैंने बोला m1, ये डिस्टेंस क्या है r, ठीक है, ये डिस्टेंस है r। अब बताइए यहां अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसे आप घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसे आप घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो फिर यहां का मोमेंट कितना होगा, मोमेंट, मोमेंट कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, जैसे हम बोलते हैं, मोमेंट कितना होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। धागा ये बचपन में कितनी बार घुमाया है आपने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोमेंट कितना होगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। मैंने आज ईएमए आपका एक तरह से खत्म कर दिया अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एक्स्ट्रा चीजें की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा सिविल में, तो वो आज ही थोड़ा सा विजुअलाइज करवा रहा हूँ बस, और कोई काम नहीं है मेरा, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, फोर्स क्या है फिर, m1 इंटू आर। यही तो मैं चाह रहा था कि आप में से कोई तो बोले, ये क्या है भाई m1 इंटू आर, कुछ भी नहीं है ना, m1 इंटू आर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, m1 इंटू आर कुछ भी नहीं, m1 इंटू आर कुछ भी नहीं ना, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब m1 इंटू आर कुछ भी नहीं, कुछ तो है, क्या है वो, आप फोर्स में ले गए, ये फोर्स नहीं है, कुछ तो है, बट क्या है, ये जो पॉइंट था, ठीक है। अगर आपको इसमें टेंशन हो रही है तो थोड़ी देर के लिए काम करो, ऐसे घुमाओ, बट ग्रेविटी को साइड कर देना, ठीक है। घुमाओ ऐसे, क्योंकि आपको फिजिकली ऐसे ही थोड़ा घूमता हुआ दिखता है चीजें, है ना, बट ग्रेविटी को साइड कर देना, ठीक है। आपने इसे ऐसे घुमाया, ग्रेविटी को साइड कर दो, ठीक है, घूम रहा है इसी वाले प्लेन में। अभी जो ये m है यहाँ पर, तो इसे ऐसा मत समझना कि ग्रेविटी की वजह से नीचे लटका हुआ है, बस ये m है। तो अब इस m पर ये जो पॉइंट है, जो इसकी ये कंडीशन है, ये m की जो कंडीशन है, क्या उस m की कंडीशन, क्या यहाँ पर रहना नहीं चाहेगी, रहना तो चाहेगी ना, या रहना चाहेगी। अभी ग्रेविटी की वजह से ये मत सोचो कि यार यहाँ पर नीचे है, इसीलिए मैं आपसे पूछा, ये यहाँ पहुंचा, क्या ये रहना चाहेगी यहाँ पर, बिल्कुल। ये फील करो, ये फील करो, क्योंकि मॉलिक्यूल है, जहां पहुंच गए वो वहां रहना चाहते हैं। मैंने अभी यही तो समझाया आपको, अगर वो मोशन में आ गए तो फिर वो मोशन में रहना चाहेंगे, और अगर वो स्टेबल मतलब स्टैटिक है तो वो स्टैटिक रहना चाहते हैं। तो अगर वो यहाँ पर है मोशन में, तो वो मोशन में रहना चाहेंगे। आप चलो ग्रेविटी को सोच के देखो, आप किस चीज को आप कैसे करते हो, ऐसे उछालते हो, तो वो चीज यहाँ जब पहुंच जाती है तो उससे ऊपर जाना चाहती है, चाहती है कि नहीं। आप धागे को जब ऐसे ऐसे करके और ऐसे खींचोगे तो वो चीज ऐसे उठेगी, मान लीजिए उसके ऊपर थोड़ा कंकड़ लगा रखा है अपने ऊपर, उठेगी तो वो थोड़ा और ऊपर जाएगी, क्योंकि वो मोशन में रहना चाहती है। इसका मतलब क्या है, अगर वो चीज बॉडी हमारी मोशन में रहना चाहती है, मतलब हमारे वो बॉडी आपकी उस सेंस में किस चीज को बता रही होगी, वो m किस चीज को बता रहा होगा, उसकी इनर्शिया को, उसकी इनर्शिया को। अभी समझो जरा, उसकी इनर्शिया को बता रहा होगा, नहीं, मतलब जो वो चाहती है उस चीज को क्या कह रहा है, वो इनर्शिया। अगर मैं इनर्शिया का एक मैग्नीट्यूड वाइज सेंस लेके चलूं तो दैट इज द m, ठीक है। अगर मैं इस m को कहां से मैंने पकड़ रखा है, यहां से, मैं इसको हिलाना चाह रहा हूं, यहां से नहीं, यहां से। फील करना अब इस चीज को, मैं यहां से इसे हिलाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ द मास, ना कि फोर्स, फर्स्ट मोमेंट ऑफ द मास ना कि फोर्स, मतलब फर्स्ट मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया को फील करो, मास के जैसी, मास के जैसी। वो क्या है, टेंडेंसी है, अगर वो रुकी हुई है तो वो मोशन में नहीं जाना चाह रही, अगर वो मोशन में है तो वो रोकना नहीं चाह रही, बस इनर्शिया वो चीज है। तो मास का फर्स्ट मोमेंट इज द m1 इंटू आर, मास का फर्स्ट मोमेंट इज द m1 इंटू आर, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास। आपको अभी तक ये चीज ना जरा सी भी फील नहीं होती थी, जैसे आपने शुरू में बोला कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, आपने बोल दिया कि m1 इंटू आर, फिर बाद में खुद ही बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, है ना, सेंस तो आ रहा था। अब ये कुछ ना कुछ है, वो क्या है, मेरा इनर्शिया, यानी कि मास का फर्स्ट मोमेंट।
ठीक है। ऐसे ही अगर उस मास का मैं सेकंड मोमेंट की बात करता हूं तो वो जो सेकंड मोमेंट है वो क्या दिखाता है, वो इसके रोटेशन को दिखाता है। जो सेकंड मोमेंट है वो इसके रोटेशन को दिखा रहा है। अभी क्या थी, अभी टेंडेंसी थी मेरी इसको इसके अबाउट में फोर्स लगाना। सोचो जरा, इसके अबाउट m1 को आपको आगे की तरफ लेके जाना है, किसके बेसिस पर, r डिस्टेंस पर ऐसे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लेके ऐसे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, अभी कोशिश कर रहे थे। और जब इसको आप r स्क्वायर कर दोगे, मतलब फिर से इसका मोमेंट लोगे तो क्या होगा, रोटेशन। फिर से इसका मोमेंट लोगे तो क्या होगा, रोटेशन। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, ठीक है, वो क्या हो गया, m1 इंटू आर का r इंटू m1 इंटू आर, सो m1 इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ द मास। ये है फिजिकल बॉडी। अब जरा थोड़ा समझना, यहीं से आ जाती है, मैंने यहां तक पहुंचा दिया तो चलो थोड़ा सा और बात कर लेता हूं, थोड़ी सी अभी। यहीं से आता है एक के स्क्वायर का या एम के स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट। क्या, अगर आपके पास, आपके हाथ में ये चीजें हैं, क्या ये आप हो, आप अपने हाथ में ये चीजें लेके चले, कहोगे सूरज बना दिया, सूरज नहीं, क्या है ये, अलग अलग लेंथ की, अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग्स, अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग्स ले ली, अलग अलग लेंथ, इन पर क्या लगा दिया, अलग अलग मास। यहां से लगाओ m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 एंड m8। ये जो चीजें अलग अलग आपने लगा दी, किसमें लेके चलो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ग्रेविटी को साइड कर दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब क्या होगा, यहां से इसका क्या आएगा, रोटेशन। आप क्या कर रहे हो, इसको रोटेट करा रहे हो, तो रोटेट करा रहे हो तो यहाँ का एक रोटेशन, तो यहाँ की जो आई होती है ना, यहाँ की जो इनर्शिया होगी वो क्या होगी, टोटल इनर्शिया, मतलब टोटल इनका, किसका, एक m1 का r1 का स्क्वायर, दैट इज द रोटेशन। एक m1 का r1 का स्क्वायर, दैट इज द रोटेशन। अभी जो बताया इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 ऐसे ही एंड सो ऑन। तो ये जो सेंस आके निकल के आ रहा है, इसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी आ गई, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गई, एग्जाम्पल के तौर पर ये निकल के आ गया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इससे क्या एक रोटेशन हो रहा होगा, मान लीजिए आप रोटेशन इसका ऐसे लेके चले, तो इससे एक ओमेगा आ रही होगी, आ रही होगी, एक ओमेगा होगी, हर की अलग अलग ओमेगा तो नहीं होगी, सिस्टम में पूरा एक ओमेगा होगी। बस यहीं से आ जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट। क्या, अगर मैं ध्यान देना, ओमेगा से ही रिलेट करना है इस रेडियस ऑफ गायरेशन को, ठीक है। सुनो, देखो क्या होगा, आपने ये सिस्टम तो समझ में आ रहा है, जैसे कि वो आप उसमें मेले में जाते हैं तो देखते हैं ना, बहुत सारे हाथ से घुमा रहे होते हैं, तो हाँ वही चीज, नहीं हिंडोला नहीं, जो वो एक इंसान होता है वो घुमा रहा होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। हाँ जो भी आप सोचो, ठीक है, जो मेरे माइंड में चला शायद वो उसका नाम नहीं दे पा रहा मैं, ठीक, हाँ बस ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, ये जो सारी चीजें हैं, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, वो क्या है, मास के सेकंड मोमेंट ऑफ मास, सेकंड मोमेंट ऑफ मास किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो ऑब्वियसली ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो रोटेट करेगी तो क्या इसका ये सेंटर पॉइंट एक ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करेगा, या फिर ये ओमेगा हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, सोचो जरा, एक ही होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है ना, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा एक ही होगा। अब इसी ओमेगा से, रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग यहां से आता है, इसी ओमेगा से क्या करो, एक ऐसा हाइपोथेटिकल, ये तो होगा रियल, इसी रियल का एक हाइपोथेटिकल आपको ऐसा इमेजिनरी सिस्टम लेके चलना है, क्या कि यहां लेके चलो सारा मास एक साथ, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हैं 8 तक, ये सारा मास एक साथ ले लिया। मान लीजिए ये कितना हो गया, 50 किलोग्राम का हो गया टोटल मास। तो ये टोटल मास सेम कंडीशन समझो, सेम ओमेगा के लिए, सेम ओमेगा याद रखना, सेम ओमेगा, यही कीवर्ड है। अगर यह नहीं लेके चलोगे तो फिर रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं समझा सकते हो। सेम ओमेगा के लिए कितनी रेडियस पर लगा होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, कितनी रेडियस पर लगा होगा,
ये कैसे करोगे कि सर सेम ओमेगा के लिए कितनी रेडियस है, क्या क्या हो रहा है, सोचो जरा। अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ से अलग से निकाल ली थी तो ये कितनी आ गई थी 100, मतलब ये इस सिस्टम के लिए एक फिक्स वैल्यू आ गई थी। तो आपके पास क्या है 100 है, इस 100 से आपने क्या निकाला है ओमेगा, मतलब इस सिस्टम में ओमेगा भी काम कर रहा होगा, आपने फोर्स लगाए ओमेगा काम कर रहा है। ये 100 वैल्यू किसके बराबर आएगी अब m इंटू के स्क्वायर की। तो यहाँ m क्या है, यहाँ m है m टोटल, m टोटल ये रहा। इस सिस्टम का जरा निकाल के बताओ i क्या आएगा इस सिस्टम का, m इंटू के स्क्वायर। ये m इंटू के स्क्वायर अगर ओमेगा सेम रखना है तो इतना ही आना चाहिए, अगर ओमेगा सेम रखना है तो आई मेरा इतना ही होना चाहिए ना इस सिस्टम के लिए। तो इस सिस्टम के लिए अगर आई सेम होना चाहिए तो ये वाला आई यहां उठा के रख दिया, और इसका सिस्टम का सेकंड मोमेंट ऑफ मास क्या होगा m इंटू के स्क्वायर। तो m इंटू के स्क्वायर, तो k क्या आ गया हमारे पास i अपॉन में m टोटल, i अपॉन में m टोटल का अंडर। दिस इज दिस रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द मास। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द एरिया मैं आपको लेके चलूंगा टीओसी में, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं अपनी सोम में कभी पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने अभी साइड कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको समझा दी जितना मुझे समझाना था। ठीक है, ये सोम में नहीं आएगा, बट ये वाला किस में आएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया वो आएगा टीओसी में। तो मैं वहां टाइम दूंगा ना कि यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ मैंने कौन सा वाला कवर कर लिया जो कि मेरे सिलेबस में आगे नहीं आएगा, वो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर ये आपको डिजाइन सिलेबस में आगे स्टील आरसीसी में मिलता है, इसलिए मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत आप यहाँ से समझ सकते हो एम के स्क्वायर को। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन को। बाकी मैं रेडियस ऑफ गायरेशन सरफेस के बेसिस पर कैसे होता है वो समझाऊंगा टीओसी में। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉलम में। अब the last topic is the virtual work. Last topic is the virtual work. Virtual work आपको जनरली मैं पहले ही बोल दूंगा कि ये चीज आपके लिए लीस्ट वैल्यूएबल फॉर द जेई। हाँ, एई में शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, गेट में शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, बट क्योंकि मैं जेई के बेसिस पे चल रहा हूँ तो इसके बारे में भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। आपके यहाँ भी ये बहुत ही रेयर है कि जेई में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आए बहुत ही रेयर है। तो आपको क्या क्या करना होगा वर्चुअल वर्क समझने के लिए, कुछ नहीं है, वही पुराना है। वर्क क्या होता है, वर्क है ना, वर्क हमने कौन सा वाला पढ़ा अभी तक, ऐसा वाला। एक बॉडी है, इस बॉडी पर क्या लगा रहे हो, एफ ऐसे लगा रहे हो, ये एफ क्या कर रहे हो आप, इससे इसे डिस्प्लेस, आपने इसे क्या कर दिया डिस्प्लेस। तो आपने इसका वर्क कितना बोला, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो आंसर क्या आ गया एफ इंटू डी। ये चीजें समझी हुई हैं, और इसको तो मैंने और भी अच्छा समझा रखा है किसमें, एफ डॉट डी करके, है ना, एफ डी कोस थीटा करके स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी चीजें बता रखा है। तो उम्मीद है वर्क आपको याद हो। बट ये फिर वर्चुअल वर्क क्या है ना, ये तो वर्क था ऑब्वियसली, किसी बॉडी एक रियल बॉडी है, इस रियल बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, वर्क हो गया, है ना। तो ये वर्चुअल वर्क क्या है, वर्चुअल वर्क के लिए समझो क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं, इसकी मैं डेफिनेशन आपको अभी लिखवा दूंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये पार्टिकल्स हैं ऐसे, इस बॉडी के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, आपने क्या किया, आपने इस पार्टिकल्स पर, आपने इन पार्टिकल्स पर क्या लगाया हुआ है, इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है। इंडिविजुअल कैसे, इस पर लगाया हुआ है ऐसे, इस पर लगाया हुआ है ऐसे, इस पर लगाया हुआ है ऐसे, इस पर लगाया ऐसे, इस पर लगाया ऐसे, इस पर लगाया ऐसे, इस पर लगाया ऐसे। थोड़ा फील करो इस चीज को, सब पे अलग अलग लग रहा है, जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं सब पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, इंडिविजुअल, ऐसे मान के चलो। तो इन्हें क्या बोला, इन्हें बोला मैंने एफ आई। क्या बोला, एफ आई। आई का मतलब क्या हुआ, आई 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही एंड सो, है ना। एफ आई बोल दिया कि ये वाली वैल्यू हमारी हो सकती है कि कुछ हो, ये 5 हो तो ये 10 हो, ये कुछ हो, इस तरह से एफ आई हो गया। ठीक है, बट अभी 5 10 ले मत लेना, ठीक है, अभी समझाऊंगा क्या होती है ये। तो अभी एफ आई बोल दिया, ये इस एफ आई से क्या हुआ, जरा ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। एफ आई से मान लीजिए ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचा, ये 1 वाला पॉइंट, 1 वाला पॉइंट पहुंचा घूम घूम के यहाँ पर ऐसे इस जगह पहुंच गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला, डी आई। डी आई, डी आई से समझे क्या कह रहा हूं मैं,
डी का मतलब हुआ 3 वाला कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, वो अपने डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होगा, है ना, वो D3 होगा, ऐसे ही इसका क्या होगा D2 होगा, ऐसे ही इसका क्या होगा D4 होगा, तो अपने अपने डिस्प्लेसमेंट होंगे, है ना। तो इसे बोल दिया मैंने DI, और F जो लग रहे हैं उन्हें बोल दिया मैंने FI। बॉडी क्या है? अगर मैं वर्चुअल वर्क की बात करूंगा तो वर्क क्या होगा, अभी फिलहाल वर्क बताइए यहाँ पर, तो वर्क फॉर दी ith एलिमेंट, वर्क फॉर दी ith एलिमेंट क्या होगा, वर्क फॉर दी ith एलिमेंट क्या होगा, FI इंटू DI। बात क्लियर है? FI इंटू DI फॉर दी ith एलिमेंट। बात क्लियर है? ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज फोर्सेस आर वेरी स्मॉल, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। और ये जो फोर्सेस हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हम कैसा मान के चलते हैं, कैसा मान के चलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल, इसको क्या लिख दो, स्मॉल, स्मॉल, एंड जो टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट। इसको समझो जरा, टाइम क्या है, कांस्टेंट। टाइम के बारे में सोचेगा कैसे, आपने एक रियल बॉडी को यहां से उठा के यहां पर पहुंचाया, टाइम लगा या नहीं लगा, है ना। आप एक रियल बॉडी को यहां से उठा के वहां पहुंचा रहे हो, टाइम लग रहा है। टाइम मतलब क्या है, कांस्टेंट है क्या भाई, कुछ तो लगा, जो चेंज इन टाइम है वो कुछ तो हुआ, चाहे 1 सेकंड हुआ, चाहे 2 सेकंड हुआ, टाइम तो लगा ना, इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में। जबकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम कैसा मान के चलते हैं, वर्चुअल वर्क में कैसा मान के चलते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब टाइम जरा सा भी चेंज नहीं हुआ और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। फील करो जरा, टाइम चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहीं से तो सेंस आके चल रहा है क्या, कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल। तो वो जो नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम भी नेग्लिजिबल में ही हो रहा है। तो नेग्लिजिबल टाइम को हम क्या मान सकते हैं, चेंज इन टाइम जीरो, चेंज इन टाइम जीरो, सो टाइम टेंड्स टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी के सेंस में हमने ये वाली चीजें लिख ली, ठीक है। अभी क्या है, अभी अगर मैं इस FI की बात करूं तो ये क्या है, बहुत स्मॉल, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, DFI। ऐसे ही इसे क्या बोल सकता हूं मैं, या मैंने डबल D ले रखा है, एक्चुअली फिर डबल D हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको आप या तो R ले लो या X ले लो, X ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है ना, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये जहां पर मैं D लिखे थे ना, उन सबको क्या ले लो, X, ठीक है। अब मैं यहां पर इसे डिफ्रेंशिएशन कर, DF, अच्छा, ओके, ठीक है, चलो थोड़ा 32 कर लेते हैं अब, ठीक है, चलो। तो ठीक है, तो DF DX DXI DFI क्या हो जाएगा, DWI, ये हो जाएगा DXI इंटू DFI इक्वल टू हो जाएगा DWI। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, वर्चुअल वर्क फॉर एन एलिमेंट, दिस इज द वर्चुअल वर्क फॉर एन एलिमेंट। बट अगर मैं टोटल बॉडी की बात करूं, आप थोड़ा ध्यान देना बस, जो मैं अब ये बोल रहा हूं क्या यहां पर, अभी नहीं, पहले समझ में नहीं आया, क्या समझ में आएगा, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहाँ पर ये बॉडी है, हम पार्टिकल हैं, हम पार्टिकल हैं, ये पूरी बॉडी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए नितिन जी पर लग रहा है फोर्स थोड़ा सा इधर की ओर, अब मुझ पर इधर की ओर, मेरे पर इधर की ओर, सब पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, बट पूरा रूम कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर पूरा रूम कहाँ जा रहा है, यहीं का यहीं। अगर बॉडी मेरी नेट इक्विलिब्रियम में है, इफ बॉडी इज इन नेट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी बॉडी अभी भी डेल समेशन fx करने पर जीरो हो रही है, समेशन fy करने पर जीरो हो रही है, समेशन m अबाउट z करने पर जीरो हो रही है, इसका मतलब पूरी बॉडी अभी भी वैसी की वैसी है। इसका मतलब पूरी बॉडी मेरी क्या है, अगर स्टैटिक है, अगर फुल बॉडी मेरी अभी भी स्टैटिक है, तो जितने भी वर्क आपने अंदर इसके किए हैं सबका सम क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल DWI शुड बी जीरो, ठीक है। बस यही हमारा वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। DWI ये था अकेले अकेले के लिए, और टोटल जो अब हुआ है वो पूरी बॉडी के लिए। अब पूरी बॉडी क्या डिस्प्लेस हुई, नहीं, तो अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो भले से ही कितना भी फोर्स लग रहा हो, अंदर कितना भी फोर्स लग रहा हो, कितना भी डिस्प्लेस मानो, अगर फुल मेरा स्टैटिक अवस्था में है तो वहां पर मेरा जीरो होता है वर्चुअल वर्क। सो फॉर द फुल बॉडी वर्चुअल वर्क क्या है, जीरो।
फॉर द स्टैटिक कंडीशन वर्चुअल वर्क इज 0। ठीक है, फॉर द स्टैटिक कंडीशन वर्चुअल वर्क इज 0। आपको ना ही मैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जेई लेवल की बात कर रहा हूं मैं ए लेवल की बात नहीं कर रहा। ना ही इसमें मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा, ना कुछ करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये आपके यहाँ पर अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, नहीं तो नहीं आता है ये क्वेश्चन वर्चुअल वर्क का जेई में भी, बहुत ही रेयर। ठीक है, मैकेनिकल के लिए तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो मैं तो छोड़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, बस यही होगा। ठीक है, ना ही मैंने इसको इतने डेप्थ में समझाने की कोशिश की, नहीं तो मैं पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस समझाता आपको। अगर ये होता तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझाता, उसके बाद में आपको ये भी समझाता क्या चीज, इसके बाद में आपको ये भी समझाता क्या, कंस्ट्रेंट्स। क्योंकि एक्चुअली यही फॉर्मूला नहीं होता, एक्चुअली होता है ये फॉर्मूला, समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। हाँ, थोड़ा सा एक बार कभी बताया था, कंस्ट्रेंट मतलब रोकना। ठीक है, कि यहाँ से हमने अगर ऐसे मोशन कर रहे हैं तो इधर वाली दीवारें रोक रही हैं, बस वही चीज यहाँ पर है। अगर वो चीज समझी हुई है तो समेशन ऑफ डी डब्ल्यू कौन सी वाली, अप्लाइड, एंड प्लस समेशन ऑफ डी डब्ल्यू कौन सी वाली, कंस्ट्रेंट, इन दोनों का सम होना चाहिए 0। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीजें भी यहाँ पर साइड कर दी, क्योंकि जेई में हद से अगर स्टेटमेंट आएगा तो बस ये आएगा कि भाई नेट जो वर्क होता है वो क्या होता है बॉडी के अंदर, 0। वर्चुअल वर्क यही है बस। जेई में अगर स्टेटमेंट आएगा मैक्सिमम ये आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें साइड कर दी, ये सारी चीजें साइड कर दी। ठीक है, फिलहाल के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये हो गया हमारा ईएम कंप्लीट है। एमओआई भी ज्यादा नहीं आएगा, एमओआई डायनामिक केस में थोड़ा बहुत आता है, बट आपके जेई में नहीं पूछा जाएगा, वो भी एई में पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, जेई में नहीं आएगा वो। जेई में डायनामिक केस में चीजें आती हैं। ठीक है, जेई में डायनामिक केस में चीजें आती हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आती हैं। ठीक है, गेट में आती है। ठीक है, बट अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ मैकेनिक्स का, याद रखना, ये आपका डायनामिक पूरा है। ठीक, कर्विलिनियर, वर्क एनर्जी, इम्पल्स, रेक्टिलिनियर, इम्पल्स, मोमेंटम, कोलिजन, ये सब है आपके में जो मैंने लिखवाया हुआ है। पढ़ रखे हैं, बट अब सिविल में जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और हमारा अब मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है। टेस्ट प्लीज अब इस चीज का मैं टेस्ट नहीं रखूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फ्रिक्शन क्या चीज, अच्छा, तो अब देखो वो एक टेस्ट काफी है, वो 15 टेस्ट, वो जो 15 क्वेश्चन किए थे वो मैकेनिक्स के हिसाब से काफी है जेई के लिए। जेई में मैकेनिक्स नहीं आता है, बहुत ही रेयर आता है। ठीक है बस यही बोल दो, आता ही नहीं है, बट नहीं थोड़ा बहुत हमें करके चलना था। क्यों? क्योंकि आपको ना बेस बनाना था, रिजोल्यूशन समझने थे, आपको ये समझना था फोर्स बेसिकली होते क्या है, ये क्या चीजें, बेस बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये किया। बट अगर बेस का टाइम आपने अगर सोम में खर्च किया ना तो गलत बात हो गई, फिर गलत बात है कि हमने 5-7 दिन फिर तो वेस्ट किया। सोम में आपको जो मैं पूछूंगा तुरंत रिजोल्यूशन करना है। ठीक है, हाँ, कि आपको अगर सोम में जरा सा, एफएम में जरा सा ही पूछा जाए ना, या डिजाइन में जरा सा ही पूछा जाए तुरंत कि हाँ रिजोल्यूशन कहाँ हो रहा है, फोर्स कैसे लग रही है, रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें तुरंत होनी चाहिए, वही चीजें इंपॉर्टेंट है बस अभी। बोलो बोलो बोलो। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ठीक है, इसमें सेव कर लेता हूँ, है ना। चलो भाई, इतना पहले भेज देता हूँ आपको, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, मैकेनिकल जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो ऑनलाइन स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखिएगा। ओके, बाय।